तो जय हिंद विद्वानों, केएल मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो बिना कुछ अभी चर्चा किए सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। एनसीईआरटी का अब 5th चैप्टर जो कि आज मैं आपको बताऊंगा, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो विद्वानों जल्दी से आप किताब निकाल लो, कॉपी निकाल लो और साथ में पेन, और रिवाइज करना शुरू कर देना ये क्वेश्चन। तो आज का जो चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 5th, और इस चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो ये रहेगा हमारा चैप्टर डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यू, सबसे पहले हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी में कुछ फार्मूला, देखो बिना फार्मूला के तो कोई काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, असर्शन रीजन आता है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आता है। तो हमें चैप्टर को डेप्थ में जा कर के समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी अगर आप समझ जाएंगे तो उसके बाद सीखेंगे आप डिफरेंशिएबिलिटी। तो चलो इंट्रोडक्शन की ऊपर बात करते हैं। इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला बात कॉन्टिन्यूटी कि आधे से ज़्यादा बच्चे को यही नहीं पता होता है। देखो चैप्टर हर कोई सिखा देगा आपको, के की वैल्यू, ए की वैल्यू, लिमिट्स है या नहीं, ये सबको पता चल जाता है। लेकिन जो चैप्टर है बच्चे को वही डेप्थ नॉलेज नहीं होता कि कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कुछ लिमिट से रिलेटेड फॉर्मूला है वो सीखेंगे। तो है तो बहुत कुछ सीखने के लिए विद्वानों। तो सबसे पहला मैं आपको कुछ फॉर्मूले से शुरुआत करवाऊंगा। कुछ फॉर्मूला लेते हैं, या उससे पहले कॉन्टिन्यूटी एक बार सीख लेते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, तो विद्वानों कॉन्टिन्यूटी का अगर मैं विदाउट एनी, शाब्दिक अर्थ बताऊं, विदाउट एनी ब्रेक, जैसे ग्राफ है तो ऐसे तो ये मतलब हुआ कॉन्टिन्यूटी मतलब विदाउट एनी ब्रेक। देखना समझना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हमारे पास मान लो कोई भी एक फंक्शन है, हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, मान लो फंक्शन को मैंने एफ एक्स ले लिया, यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे, यहाँ पे x की वैल्यू कोई 7 है, और यहाँ पे देखना ओ सेट, ये क्या हो गया, ये कौन सी कला थी विद्वानों, ये कला तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं गैप लूँगा। देखो एक ये मतलब चिपक रहा है, ये लो x वैल्यू 7। कितने बच्चे जानते हैं इस ग्राफ से आप क्या समझते हो, कितने बच्चे ये ग्राफ समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। देखो कोई ग्राफ, एक तो होगा खुला, एक होगा बिल्कुल शेडेड। मान लो x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 2 है, इसे क्या समझते हैं? देखो ऐसे तो यहाँ पे भी बीच में खाली होना चाहिए, लेकिन समस्या मैं मिटाऊंगा तो सब मिट जाता है। तो इन ग्राफ से क्या समझ रहे हो? ये एक जगह पूरा शेडेड किया हूँ, वो एक जगह थोड़ा सा छोड़ दिया हूँ। कितने बच्चों को पता है? कमेंट में डालो अगर पता है तो। देखो इसका मतलब होता है जिसमें शेडेड किया हूँ, इसका मतलब होता है इंक्लूडेड। जो 7 है वो है इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड, ये जो पॉइंट है इंक्लूडेड। आई होप आपने 11th में सीखा होगा, पर भगवान जाने आपने कैसा सीखा होगा, रट के पढ़ा है या समझते हुए पढ़ा है। और जहाँ पे खाली है वहाँ पे क्या मतलब एक्सक्लूडेड, मतलब तो नोट इंक्लूडेड दैट पॉइंट, नोट इंक्लूडेड मतलब ये एग्जैक्ट 2 नहीं है, एग्जैक्ट बराबर, ये तो 7 के बराबर है, पर एग्जैक्ट 2 के बराबर नहीं है। तो नोट इंक्लूडेड दैट पॉइंट,
तो देखो विद्वानों, इस प्रकार से समझना है पहले, फिर क्वेश्चन होता है। तो इसका मतलब अब डॉट का मतलब आपको पता चल गया कि अगर खाली है तो एग्जैक्ट 7 नहीं है, एग्जैक्ट 7 नहीं है, और इसका मतलब ये एग्जैक्ट 7 है। अब आते हैं लिमिट कंसेप्ट, सिखाता हूँ मैं आपको। तो लिमिट कंसेप्ट विद्वानों सीखने के लिए थोड़ा सा मैं आपको लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, देखो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, जैसे ये पॉइंट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब इधर से अप्रोच करता है, ये इधर से। जैसे लिमिट लिखते कैसे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x अप्रोचेस टू, ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे लगाते हैं विद्वानों राइट हैंड लिमिट। ये पता होना चाहिए लिखते कैसे, अभी लिखना सिखाऊं कि कैसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर ये लिखना है तब आगे का। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट ये ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे कोई फंक्शन होता है एक्चुअली में, यहाँ पे क्या होता है कोई फंक्शन एफ एक्स कोई भी जो फंक्शन था हमारे पास, पर ये इससे क्या नेगेटिव लगा है, तो ये क्या समझेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये क्या समझेंगे राइट हैंड लिमिट है। ये समझने के लिए था। तो कुछ चलो अब ये, अच्छा ये समझना कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, देखो लिमिट का मतलब क्या हुआ, लिमिट का मतलब बेसिकली देखो, जैसे ये एग्जैक्ट 7 है, आपको तो दिख रहा है 7, लेकिन एक्चुअली में लिमिट की जब हम बात करते हैं, जब लिमिट की बात करते हैं तो एग्जैक्ट 7 नहीं, इधर अगर लेफ्ट हैंड है तो एग्जैक्ट 7 नहीं, 6.999 समथिंग कुछ, मतलब थोड़ा सा कम, 6.000111 ऐसे करके थोड़ा सा कम, या 6.88889 ऐसे करके, मतलब एग्जैक्ट 7 नहीं। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किया। राइट हैंड लिमिट मतलब एग्जैक्ट 7 नहीं, तो ये क्या 7.1111 या 7.0000001, मतलब एग्जैक्ट 7 नहीं। देखो ये एग्जैक्ट 7 नहीं है, एग्जैक्ट 7 नहीं है, ये भी एग्जैक्ट 7 नहीं है, एग्जैक्ट 7 नहीं है। तो ये हुआ बेसिकली लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट। चलो मैं बताया कि 2-4 फॉर्मूला पहले सीखते हैं, फिर आगे ज्ञान को बढ़ाएंगे। हमारे पास ये क्या, चलो विद्वानों कुछ फॉर्मूला नोट में हो जाए, कुछ फॉर्मूला जो आपको इस चैप्टर में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मदद। तो सबसे पहले लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, यहाँ पे तो अच्छा यहाँ पे तो मैंने एग्जिस्ट करवा दिया एक्चुअली, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। अभी लिमिट कैसे एग्जिस्ट करेगा, तो फॉर्मूला नंबर 1 देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये अगर इक्वल आ जाता है, याद रखना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर विद्वानों अगर ये इक्वल है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट एग्जिस्ट। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लिमिट कब एग्जिस्ट करता है। और दूसरा नोट में दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, दूसरा पॉइंट, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन x, ये तीनों ध्यान से देखना, ये तीनों अगर इक्वल है, देन लिमिट इज कॉन्टिन्यूअस, देन लिमिट इज कंटिन्यूअस। देखो लिमिट एग्जिस्ट कब होगा, लिमिट एग्जिस्ट कब होता है, जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल होता है। आई होप कि आप अभी तक जितना बार भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा, किसी ने इतने डेप्थ में जाकर के आपको नॉलेज नहीं दिया होगा, तो बड़े ध्यान से समझना। और अगर आपने डेप्थ में नॉलेज प्राप्त किया है तो आप अपने आप में उस टीचर ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो बड़े ध्यान से समझना इस चीज़ों को। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब ये दोनों इक्वल हो। और लिमिट कंटिन्यूअस कब होता है, कंटिन्यूअस का मैं डेफिनेशन क्या बताया, विदाउट एनी ब्रेक। जैसे ये ग्राफ है तो ये ग्राफ सीधा बन जाए, एफ एक्स, मतलब कहीं कोई ब्रेक नहीं, तो ये लिमिट है कंटिन्यूअस। ये लिमिट क्या होगा, लिमिट कैसा होगा, कंटिन्यूअस। और जहाँ पे इंक्लूड एक्सक्लूड सब जुड़ेगा, एक्सक्लूड मतलब नोट पॉइंट,
इंक्लूडेड, तो ऐसा पॉइंट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है बट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो कॉन्टिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन, ये तीनों क्या होना चाहिए, तीनों क्या होना चाहिए इक्वल, देन लिमिट इज कॉन्टिन्यूस, तब जाकर के लिमिट क्या होगा कॉन्टिन्यूस। तो आई होप कि ये आप बहुत ही अच्छे से 1 मार्क्स के लिए भी और क्वेश्चन को भी सीखने के लिए अच्छे से समझ पा रहे हो। चलो नेक्स्ट कुछ फॉर्मूला बेसिक, कुछ फॉर्मूला और हो जाए, ज्ञान की गंगा को बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो थर्ड फॉर्मूला है जो बेसिक कुछ फॉर्मूला है। अच्छा, थर्ड फॉर्मूला से पहले कुछ और बातें मैं कर लूँ। देखो विद्वानों, कई बार याद रखना, कई बार थर्ड पॉइंट में कई बार हमारे पास दो फंक्शन होगा, दो अलग अलग फंक्शन। मान लो हमारे पास इफ, तीसरा में इफ g एंड gx एंड fx, ये मान लो दो हमारे पास फंक्शन है। इफ gx एंड fx इज कॉन्टिन्यूस, ये दोनों फंक्शन क्या है, इज CTS। समझ जाना, आप समझने वाले बच्चे हो, समझ सकते हो। अगर gx और fx अगर कंटिन्यूस, 1 मार्क्स से रिलेटेड बता रहा हूँ बड़े ध्यान से, अगर fx ये दोनों अगर कंटिन्यूस है तो याद रखेंगे कुछ बातें। पहला केस इसका, तो इसका सम, अगर इसका सम भी होगा ना क्वेश्चन में, अगर सम, तो ये भी क्या होगा, इज CTS, कॉन्टिन्यूस ही होगा। दूसरा पॉइंट टू नोट इट डाउन, सम हुआ, अगर माइनस होगा बीच में तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस ही होगा। डैश डैश लगा देता हूँ, आप इतना बुद्धू नहीं हो कि नहीं समझ पाओगे, कंटिन्यूस। अगर ये मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई डॉट लगा देते हैं तो मल्टीप्लाई, तब भी ये कॉन्टिन्यूस होगा। अगर ये डिवाइड में हो तो ये 1 मार्क्स से रिलेटेड gx अपॉन fx, तब भी ये क्या होगा, इज CTS, कंटिन्यूस। देखो क्या बताया था, अगर ये दोनों फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसका सम भी कॉन्टिन्यूस होगा, माइनस भी कॉन्टिन्यूस होगा, मल्टीप्लाई भी कॉन्टिन्यूस और डिवाइड भी कॉन्टिन्यूस। और यहीं तक ही नहीं, साथ में कोई अपने तरफ से कोई अगर मान लो किसी से मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों में से किसी भी फंक्शन को, तो इज आल्सो कंटिन्यूस। तो ये याद रखना, पॉइंट टू नोट इट डाउन, क्या कि ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर दो फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो इसका सम भी कॉन्टिन्यूस, माइनस भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, मल्टीप्लाई डिवाइड भी कॉन्टिन्यूस, और साथ में कोई अलग से कोई मल्टीप्लाई कर दें कोई कांस्टेंट से तो वो भी कॉन्टिन्यूस। तो ये इतना फॉर्मूला आपने याद कर लिया। अब पता नहीं कितना आप याद किए थे पहले कि नहीं किए थे, पर बहुत ध्यान से देखना है इस चीज़ों को और साथ साथ लिखते रहो। अब आ जाते हैं कुछ और बेसिक बातें। कितना पॉइंट तक हो गया था, 3। चौथा नोट में, चौथा पॉइंट क्या है, कुछ बातें याद रखना। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस, एवरी 1 मार्क से रिलेटेड या असर्शन रीजन या केस स्टडी, एवरी कांस्टेंट फंक्शन, इस फंक्शन को ऐसे लिखूंगा, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, शॉर्ट में CTS, कॉन्टिन्यूस। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। देखो fx कोई भी फंक्शन है वो c के बराबर है। मान लो कोई कांस्टेंट फंक्शन है हमारे पास fxc, कांस्टेंट, ग्राफ पे अगर देखना चाहो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और कोई कांस्टेंट फंक्शन, तो fx क्या है, c के बराबर, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ, ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ, तो ये हमेशा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। 1 मार्क से एवरी कांस्टेंट फंक्शन वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। अब c का मतलब क्या, 2, 3, 4 अकेला fx ऐसे दे रखा हो, तो ये क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए 1-2 फंक्शन लिख दिया हूँ क्योंकि कलयुग का बच्चे हो तुम सब, कलयुगी में अवतारी पुरुष सब जन्म लिया है, लड्डू मुथिया टाइप के बच्चे, तो लिखना पड़ता है एग्जाम्पल सभी। कई बार कौन सीख लिया तुम, सी को समझ जाओ ये कांस्टेंट फंक्शन हुआ, तो ये समझना, ये एग्जाम्पल दे दिया हूँ इस टाइप के फंक्शन को कांस्टेंट फंक्शन। अब आते हैं आइडेंटिटी फंक्शन के ऊपर। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। आइडेंटिटी आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, CTS। आइडेंटिटी फंक्शन इज एवरीवेयर इज कॉन्टिन्यूस। अब सबसे पहले कि बच्चा आइडेंटिटी फंक्शन को ही नहीं पहचान पाता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जिसका पावर 1 हो उसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और इसका ग्राफ मैं बना करके दिखाऊं विद्वानों, लड्डू मुठिया बच्चा आप देख लीजिए, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये हुआ ग्राफ, जैसे ये देखो fx बराबर x, तो ये इसका ग्राफ, ये x एक्सिस, आपको पता है ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है।
ये वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या हुआ आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये भी फंक्शन हर जगह क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। याद रखेंगे विद्वानों, क्योंकि आप सब ज्ञानी मनुष्य हैं, याद रखना। ऐसे ही पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास, देखो पॉलिनोमियल फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। पॉलिनोमियल फंक्शन ही विद्वानों क्या होता है, इज कॉन्टिन्यूस। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन, आप पॉलिनोमियल फंक्शन जानते हैं बहुत मतलब fx अगर होगा तो क्या होगा, जैसे कोई कांस्टेंट और अलजेब्रा दोनों मिक्स होगा। तो कांस्टेंट मैं ले लेता हूँ कुछ भी अपनी तरफ से, e की पावर n-1 x n प्लस e की पावर n e की पावर n, ये पहले जो एक मिनट रुक जाओ, -1 और x की पावर, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक हमें कम करना पड़ेगा, एक पावर कम यहाँ पे भी कर देता हूँ, ऐसे सो ऑन करके लिखते जाओ। अगला क्या होगा n, यहाँ पे 1 माइनस क्या 2 x की पावर आप n-2, ऐसे सो ऑन डैश 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 करके लिखते हैं, मतलब n तक ऐसे हम n तक भी कर सकते हैं, n लास्ट में n या नहीं तो a की पावर 0 तक 1, इस प्रकार से। अच्छा ये कई बार, ये तो एग्जाम्पल, ये तो फॉर्मूला बताया हूँ, एग्जाम्पल में अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे देखो कैसे आ सकता है, जैसे कुछ भी आ जाए आपके पास, कुछ भी आ जाए, मान लो 6x की पावर 6, 7x की पावर 7x की पावर 5, 2x की पावर 4, ऐसे डैश डैश करते पावर कम होते हुए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन की क्या खास बातें हैं कि ये भी कॉन्टिन्यूस होता है। 7th पॉइंट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज CTS। अच्छा ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ, ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन जल्दी हो जाए और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो तुम छोड़ो मत इस टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आधे से ज़्यादा बच्चा ज्ञानी, ऐसे ज्ञानी भरा पड़ा होगा पृथ्वी पे जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी तक नहीं है। एक्सपोनेंशियल मतलब इस टाइप के फंक्शन, a की पावर x या e की पावर x, इस प्रकार के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है विद्वानों, ये याद रखना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अच्छा लॉगरिथमिक फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है पर अपने डोमेन में। लॉगरिथमिक 8th नंबर पे, लॉगरिथमिक log a की ax इज CTS इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में, केवल अपने डोमेन। अब रेंज और डोमेन आपको मैं अच्छे से बता रखा हूँ, नहीं गुजरा है, बुद्धि में नहीं जा रही है डोमेन और रेंज वाली बातें, तो इसी मतलब प्लेलिस्ट में जाओ आप, चैप्टर नंबर 2 अच्छे से ध्यान से तसल्ली से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अपने डोमेन में क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है विद्वानों, अब आते हैं 9th ट्रिग्नोमेट्री। ऑल क्या, सीधा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज CTS इन इट्स डोमेन। ये भी अपने डोमेन में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। याद रखना ये दो चीज़ याद रखो, डोमेन में वाला तो ये याद रखेंगे, ये कहाँ होता है, अपने डोमेन में ही कॉन्टिन्यूस होता है, अदरवाइज नहीं। तो कुछ बातें ये हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोग को समझाता हूँ। क्वेश्चन समझाने से पहले हो जाए कुछ इम्पोर्टेंट बातें, क्योंकि आप सब ज्ञानी महात्मा साधु सन्यासी टाइप के लोग हैं। 5.1 के NCERT का, NCERT, इसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये जानना चाह रहे होंगे। तो चलो इंट्रोडक्शन तो मैंने लगभग दे दिया, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूं मैं 5.1 का। एक तो क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, फिर 17, 17, फिर 18, फिर भाई यहाँ से, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
26, 27, 28, 29, 30, ये तो पूछो मत। इसमें तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ये तो हर बार एक आता ही आता है, जिसमें से मैं 29वां, देखो जो इस पर राउंड मारा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर से। एक बार एग्जाम्पल भी देख लेता हूँ, कोई एग्जाम्पल का रह गया। हाँ 10, 11, 12 एग्जाम्पल का लगाना है। एग्जाम्पल से 10, 11 और 12 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का ये बता दिया हूँ, ये जिसमें से मैं ट्राई करूँगा ये समझा दूँ, ये समझा दूँ और ये समझा दूँ। ये 3 क्वेश्चन आई होप कि मैं आपको समझा पाऊँ अभी जस्ट। तो चलो लेते हैं, समझाते हैं। समझाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से, एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला शायद और छूट गया है, चलो वो क्वेश्चन के साथ ही देखते हैं। तो विद्वानों एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही खासम खास है, क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स। क्या है क्वेश्चन? डिस्कस द continuity ऑफ फंक्शन और एफ एक्स दे रखा है हमारे पास। डिस्कस द कंटिन्यूटी, ये अपनी तरफ से एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स दे रखा है हमारे पास। मोड थोड़ा सा हार्ड भारी क्वेश्चन समझाऊंगा, ये नहीं समझना बच्चों वाला ही गुरुजी सीधा पेल के चल जाए। बच्चे वाला तो तुम बच्चा हो ही, महान हो, पृथ्वी पे उद्धार करने आया हो जीव जंतुओं का। तो साथ में कॉमा मॉडुलस एक्स अपॉन एक्स और एक्स नॉट इक्वल टू 0 और इसमें x इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। अभी इंट्रोडक्शन दे रखा हूँ, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है, कंटिन्यूटी है या नहीं है, क्या डिस्कस द कंटिन्यूटी मतलब ये कंटिन्यूटी है या नहीं है ये चेक करना है, या नहीं है तो कहाँ नहीं है। तो चलो हम चेक कर लेते हैं। चेक करने में क्या है, बच्चे वाला हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम, जो सबसे भाई पहला काम करेंगे हम, ये क्वेश्चन करवाना है या तो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया भाई मैं। चलो ये दे दिया हूँ तो यही करवा दूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी शायद एनसीईआरटी कहीं होगा, ये लिखा हुआ मॉडुलस फंक्शन के ऊपर बात किया हूँ मैं, तो ये कहीं होगा ही 101% एनसीईआरटी में। ढूंढ लेना आप कहाँ है। तो उससे पहले मैं आपको सीधा सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। देखो मॉडुलस फंक्शन के ऊपर बात करूँ मैं यहाँ पे साइड में, तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है विद्वानों, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव। एक मॉडुलस फंक्शन क्या होता है विद्वानों, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब लिमिट जो है ग्रेटर देन 0 है, और अगर नेगेटिव है तो ये 101% लेस देन 0 है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये भी याद रखना, मॉडुलस फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन। ये भी थोड़ा सा बता दिया हूँ कि एक्स जो है वो एफ एक्स की वैल्यू जो भी फंक्शन होगा वो पॉजिटिव होगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और नेगेटिव कब होगा, जब एक्स लेस देन 0 हो। तो चलो इसका सबसे पहले चीर फाड़ करें, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है कहाँ, तो देख लेना आप जब करोगे तो खुद चेक करना कौन सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम हमारे पास, देखो ये फंक्शन दे रखा है, तो एफ एक्स, सबसे पहले मैं इसको एक बार पॉजिटिव लूँगा। तुम्हें पता है मॉडुलस फंक्शन को एक बार मैं पॉजिटिव लूँगा, तो अगर पॉजिटिव लूँगा तो हमारे पास x ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव लूँगा तो x बाई एक्स आएगा, तो इसको काट दूँ तो क्या बचेगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गया विद्वानों, 1, ये चाहे एक ही बार लिखो, तो x की वैल्यू 1 आ गई। और एक अगर मैं इसको, इसी फंक्शन को एक बार मैं x लेस देन 0 लूँ, लेस देन 0, तो इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन माइनस एक्स अपॉन एक्स, जिसका वैल्यू क्या आ गया, -1 आया।
लेस देन में क्या आया विद्वानों, -1 आया। तो अब देखो फंक्शन को मैं थोड़ा सा स्टाइलिश बनाता हूँ। यही क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया वो क्या बन गया, एक 1 और एक -1। ओहो, अब जो हमारे पास फंक्शन बना वो बना, हमारे पास जो फंक्शन आया, एक 1 आया था पॉजिटिव, एक नेगेटिव, और एक क्या था, एक तो 0 था ये। तो ये कब आया था, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 था। ये कब आया था, जब लेस देन 0 था। और ये कब आया था, x एग्जैक्ट 0। हमें डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी है या नहीं है। चलो चेक करते हैं एक एक करके। अब ये क्वेश्चन बन गया, उस क्वेश्चन से क्या बन गया, ये वाला थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दिया सॉल्व करके इसको। अब मान लो चलो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार वहाँ तक ही लिखा होगा, आगे का सॉल्व करना। तो इस क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाएं तो कैसे करेंगे विद्वानों, इससे आगे आपको मैं बता रखा हूँ। ये कांस्टेंट फंक्शन देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 1, और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, ये कंटिन्यूस, ये तो भाई आप जानते हैं कॉन्टिन्यूस होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1, इट इज कॉन्टिन्यूस बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूस होगा। ऐसे ही -1 है विद्वानों, तो ये यहाँ इतना थोड़ा सा, एक मिनट, इसमें लिमिट वगैरह भी ऐड करूँ मैं। लिखेंगे कैसे, थोड़ा सा देखो विद्वानों, ये यहाँ तक, ये इतना लंबा नहीं, कांस्टेंट फंक्शन ये लिख दिया क्योंकि टीचर समझ जाएगा ये। अब कांस्टेंट फंक्शन लिखने के बाद जो आप लिखोगे, क्यों है, क्योंकि फोर, थोड़ा सा ये वर्ड याद, फोर x इज इक्वल टू, फोर याद ना, 4x ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन पे था ना, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, hence fx is continuous function। इस प्रकार से थोड़ा सा लाइन बना देना ताकि टीचर को अच्छा लगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और इसमें भी बात करें, देखो ये क्या, इसका आंसर क्या था, -1। तो अगर बात करूं तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। बहुत सारे बच्चे ये लाइन नहीं लिखते हैं, बहुत सारे। 4 देखो लेस देन 0, hence fx is CTS continuous function। देखो बहुत सारे बच्चे ये लाइन नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते। मैं देखा हूँ बच्चे डायरेक्ट ये लाइन नहीं लिखते। मैं जब मतलब देखो ट्राई करो कि ये लाइन जरूर ऐड करो, फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेना, ठीक है। और चलो और हमारे पास एक चीज़ और दे रखा है fx पे, fx इज इक्वल टू, अच्छा ये किस पॉइंट पे दे रखा है ये चेक करने, एक मिनट देखना पड़ेगा क्वेश्चन। देखो ये fx इज इक्वल टू 0, x इज एट, यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया, एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास fx की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये क्या आ गई, 0। f एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या है, 0। तो ये 3 पॉइंट। तो अब जाकर के लास्ट में जाकर के इन लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लिमिट कैसे लगाते हैं, x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव फंक्शन, ये फंक्शन हुआ। अब इधर इन राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, ऐसे x पॉजिटिव फंक्शन, और एट x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन fx क्या आ गया, ये तो डायरेक्ट 0। अब चेक करो विद्वानों, fx किसके बराबर आया था, लेस देन पे। लेस देन का मतलब छोटे पे, मतलब लेस देन पे छोटे पे क्या आया था, देखो लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये देखना पड़ेगा आपको, दिखाना पड़ेगा। ये तो ग्रेटर देन है, ये लेस देन पे क्या आया, 1, माइनस का 1। ग्रेटर देन पे क्या आया था 1, और इस पे तो 0 है। अब ये तीनों चीज़ देखो बड़े ध्यान से, क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड क्या इक्वल है, पहले तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये तो बाद में चेक करूंगा, ये तो बाद में, ये लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कैसा फंक्शन है,
नॉट कंटिन्यूअस, क्या लिखेंगे, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। हमने प्रूफ कर डाला, आपने इतना डिसकंटिन्यूअस ही बोला था, चेक करो कि है या नहीं है। तो लाइन लिखना होगा तो कैसे लिख लेना, आप एक लाइन और लास्ट में लिख सकते हैं। ये ऐसे तो कोई इक्वल नहीं है, फंक्शन भी नहीं इक्वल था, एफ एक्स ये भी नहीं इक्वल था, तीनों इक्वल नहीं था। तो लिखने के लिए लास्ट में एक छोटा सा लाइन लिखना है, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। इसका मतलब हैंस इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूटी, इट इज डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ऐसे लिख दें, इट इज डिसकंटिन्यूटी। इस प्रकार से आपको लैंग्वेज आना चाहिए लिखना, ठीक है विद्वानों। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपको मैं बताया था अभी स्टार्टिंग में, जो मैं इम्पोर्टेंट बताया था वो क्वेश्चन थोड़ा सा करवाऊं। तो एक मैंने बात किया एनसीईआरटी एक्सरसाइज का विद्वानों 5.1 का जो मुझे करवाना था, एक क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा स्वीट सा प्यारा सा क्वेश्चन था। तो वो था क्या क्वेश्चन, वो मैं लिख लेता हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 6, फिर आगे का देखो। एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है पेपर में। हाँ ये रहा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x माइनस 3। कंडीशन दे रखा है, एक में लेस देन इक्वल टू 2 और एक में कंडीशन दे रखा है ग्रेटर देन 2। तो ये बताना है, इसमें भी ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये हमें शो करना है। देखो सबसे पहला काम जो आपने फॉर्मूला लिखा है, तो क्या लिखा है भाई, सॉल्यूशन। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बच्चे सब सीधा लेफ्ट हैंड राइट हैंड ले लेता है। मैं आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड डायरेक्ट लेने के लिए मना करूंगा। सबसे पहले लेस देन पे, ये लेस देन है, देखो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे कंडीशन ही डाल देता हूँ, लेस देन पे ये वाला है, ये वाला है, तो लेस देन पे ये वाला है, तो 2x प्लस 3। और आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन ये जो है, ये कौन सा, ये है आइडेंटिटी फंक्शन। सो आइडेंटिटी या पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन या आइडेंटिटी 1 है पावर तो 1 आइडेंटिटी फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन में भी। तो ये दोनों फंक्शन क्या होता है, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। फॉर्मूला में लिखवा दिया, तो आप कैसे लिखेंगे, 4x लेस देन 2। ये थोड़ा सा लैंग्वेज याद रखना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, ये 2x लेस देन 2 फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस। और क्यों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि रीजन बताया हूँ क्यों है, पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। अब ऐसे ही देखो दूसरा केस, जैसे ये हुआ ग्रेटर देन पे क्या है विद्वानों, ग्रेटर देन पे ये 2x माइनस 3। तो लैंग्वेज क्या, ऐसे 2-4 बार लिखोगे अपने आप ही याद। ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन क्या है, फंक्शन इज CTS कॉन्टिन्यूअस, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये बातें देखो लिखना कितना आसान है। ये करने के बाद, इतना लिखने के बाद फिर आप एट एक्स देखो, अब इसमें इक्वल, इसमें क्या था, इक्वल भी था, एक लेस देन और एक इक्वल टू। अब देखो कैसे, कितना अच्छा क्वेश्चन है, एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो 2 पे, एग्जैक्ट 2 पे जो है हमारा फंक्शन, एग्जैक्ट 2 पे यही 2x फंक्शन क्या है विद्वानों, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास ये फंक्शन है एट एग्जैक्ट x 2 पे। अब ये 2, ये वैल्यू भी पुट कर देता हूँ 2, तो क्या आता है अभी पता चलेगा फिर। तो 4 प्लस 3 ये आ गया 7।
अब ये 7 फंक्शन तो आ गया। अभी देखो 3 चीज डिसकंटिन्यूटी के लिए आपको 3 चीज चाहिए। पहला इन लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा इन राइट हैंड लिमिट, तीसरा एट x इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो लिखते कैसे हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 पे चेक करना था तो 2 नेगेटिव फंक्शन। अब फंक्शन देखूंगा अभी बाद में ढूंढता हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव। बहुत सारे देखो विद्वानों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो सीधा कर देते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे वो जो मैं बातें बताया वो नहीं लिखते, तो कोई बात नहीं, देखो ना भी लिखोगे तो कोई बात ज़्यादा बात नहीं। टीचर चेक करता है कि हाँ ये बच्चा बाकी पढ़ के आया अच्छे से, तो कोई ऐसा कोई दिक्कत बात नहीं। आप डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। डिसकंटिन्यूटी चेक करना था तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी देखो लेफ्ट हैंड पे क्या आया था, तो ये आपको याद होगा, मतलब नेगेटिव है। लेस देन 2 पे क्या आया था, 2x प्लस 3 ये आया था, और साथ में लिमिट कहाँ, लिमिट का तो जगह नहीं बच पाया। लिमिट x टू नेगेटिव, ये अब देखो 2 नेगेटिव पुट करो तो 2 नेगेटिव, ये तो ऐसे नेगेटिव ऊपर दे रखा है कि आपको पता चला लेस देन है, तो ये भी 7 आ गया। अब इसका चेक करते हैं फंक्शन क्या, इसका 2x माइनस 3 था तो 2 माइनस 3 4 में से 3 गया, ये 1 आ गया। और ये तो आपको पता है, ये आपने निकाल लिया था, ये 7 के बराबर, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था। लिखना था तो आप डायरेक्ट, अगर ये सब नहीं लिख रहे हैं ऊपर का, फिर तो आपको लिखना पड़ेगा। 2x प्लस 3 था और 2 की वैल्यू 2 प्लस 3, तो ये आ गया था 7। अब देखो क्या ये तीनों इक्वल है, तो आप बोलोगे सर ये तो इक्वल है ही नहीं, तो पहला ही नहीं इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब देखो लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, 2 पॉइंट ही नहीं इक्वल है। तीसरा तो खास चेक करूंगा, तो आप लिखेंगे हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर एक्सेप्ट, हैंस फंक्शन इज है तो कंटिन्यूअस, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर एक्सेप्ट, देखो एक ही पॉइंट पे विद्वानों, देखो जो हमने 2 पे चेक किया, एक्सेप्ट पॉइंट एट x इज इक्वल टू 2। इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी तो हर जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। लेकिन केवल 2 पे हमने जब चेक किया, 2 की वैल्यू हर जगह पुट किया, वहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे लैंग्वेज ऐसे लिखते हैं, या इसी को थोड़ा सा तड़का भड़का लगा करके बच्चा ऐसे भी लिख सकता है। इस लैंग्वेज को क्या लिख सकता है, इट इज डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2। 2 पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, क्योंकि यही चेक करना था। 2 पे डिसकंटिन्यूटी है, बाद की तो हर जगह कंटिन्यूअस है, पर ओनली 2 पॉइंट पे जब एक एग्जैक्ट वैल्यू हमने लिया 2 पॉइंट पे, ये क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। तो ये याद रखना, चाहे ऊपर वाला लाइन लिखो चाहे नीचे वाला लाइन लिखो, ठीक है विद्वानों। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 17 था जो मैं करवाने वाला था विद्वानों। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रखा हूँ, आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरुआत कर सकते थे, यहाँ से भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड और एट एज, यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस ये ज्ञान की बात है और तो कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और तुम्हें करवाऊँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17 है क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। बड़े ध्यान से समझना विद्वानों, बहुत बार आ रखा है। एक था ax प्लस 1 और एक bx प्लस 3। इसमें कंडीशन दे रखा है हमारे पास x लेस देन 3, इसमें x ग्रेटर देन 3। इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। कंटिन्यूअस, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, पॉइंट x इज इक्वल टू 3, ये भी लिखा है। तो चलो करेंगे कैसे, सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट,
सबसे पहले हम विद्वानों क्या लेंगे सॉल्यूशन में, हमें तो रिलेशनशिप निकालना है इन लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर क्या इन राइट हैंड लिमिट। लिखते कैसे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू, देखो 3 है तो 3 नेगेटिव fx और इधर यहाँ पे इक्वल डाल देता हूँ, इधर इक्वल लिमिट x 3 पॉजिटिव फंक्शन। अब देखो फंक्शन है क्या, 3 नेगेटिव, नेगेटिव वाले पे लेस देन वाले पे, तो बहुत सारे बच्चे ये ढूंढ नहीं पाता है, लेस देन 3 नेगेटिव तो लेस देन वाले पे ढूंढ रहा है, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव फंक्शन क्या है ax+1 ये आ, और यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव और ये क्या है bx+3 ये ब्रैकेट 1। अब अगले पॉइंट में वैल्यू पुट करूँ, जैसे वैल्यू पुट करूँगा 3a+1 आ जाएगा और वैल्यू, और जैसे वैल्यू पुट कर दोगे तो 3b+3 ये आ जाएगा। तो ये आया लेफ्ट हैंड और राइट। और हमें क्या बोला है, ये कंटिन्यूअस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3 पे कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब एक फॉर्मूला है हमारे पास, विधान वो फॉर्मूला शायद मैंने लिखा था या नहीं लिखा था, लिखा था। अगर कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों इक्वल होता है। क्या होता है विधानों, तीनों इक्वल। यहाँ पे एक चीज़ और छूट गया हमारे पास लिखना, एट x = 3। तो ये फंक्शन क्या आया, फंक्शन 3 क्या था, देखो विधानों इक्वल टू 3 पे यही फंक्शन ax+3। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ 3 पुट करूँ तो 3a+3, 3 कहाँ से आ गया, तो 1 है, 3a+1 ये आया। अब इन तीनों की वैल्यू पुट कर दो, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या आया था, ये आया था लेफ्ट हैंड लिमिट का 3a+1 और राइट हैंड लिमिट का 3b+3 और फंक्शन पे 3a+1 ये आया था विद्वानों। अगर आप देखना चाहो तो ये देख सकते हो, लेकिन हमें बोला कि a b का वैल्यू निकालो। तो देखो विद्वानों ये और ये तो इक्वल ही है, तो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी कभार कंडीशन ज़रूरत पड़ जाए तो ले लेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने लिख डाला हूँ। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड, अब इन्हीं को सॉल्व कर लो, एक रिलेशन आ जाएगा। तो देखो विद्वानों 3a प्लस का इस साइड गया 3b और 1 इस साइड गया माइनस का, तो 3a - 3b = 2। दिस इज़ योर रिलेशनशिप। ए और बी में ये रिलेशनशिप रहा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो बड़े ध्यान से देखना, तसल्ली से दिल पे हाथ रख के। एक क्वेश्चन में बोला था के की वैल्यू वाला भी बताऊंगा, वो है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 भी मैं करवा देता हूँ विद्वानों, ये मुझे थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 एनसीईआरटी का ही है, एक्सरसाइज पहले एक एक्सरसाइज का। तो इसमें फंक्शन जो दे रखा है विद्वानों, इसमें भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार आ रखा है। के की वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू के की वैल्यू निकालना है। और इसमें से तुम्हें बताऊँ कितना 26 से लेकर के 30 तक में से तो एक क्वेश्चन इस टाइप से मिलता जुलता तो जरूर आएगा पेपर में, जरूर, मतलब श्योर हूँ मैं। तो नहीं आएगा तो तुम्हारा किस्मत खराब है। kx+1 एक ये रहा, और कंडीशन दे रखा है हमारे पास x <= 5 और एक क्या है 3x - 5 कंडीशन दे रखा है > 5 और ये कंटिन्यूअस है एट x = 5। फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, जैसे पिछला क्वेश्चन है लिखा था ना कंटिन्यूअस, इस पे तो कंटिन्यूअस है, तो फॉर्मूला तो तुम्हें पता चल ही गया। तो जल्दी फास्ट में मैं एक बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूं, क्वेश्चन नंबर 29। तो जल्दी फास्ट में आप विधानों नोट डाउन कर लो क्वेश्चन, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, वही सेम चीज़, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन, फिर बातें करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिमिट, राइट हैंड इन भी वर्ड जोड़ देना, थोड़ा सा इंग्लिश अच्छा हो जाएगा। इन राइट हैंड लिमिट और एट
एक मिनट उदानो, जयकारा लग गया। हाँ जी मैडम, हाँ जी तो, हाँ जी मैडम, नहीं अभी तो बाकी है ये मैं देता हूँ 20 तक देता हूँ। इम्तिहान स्कूल में थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह भी चल रहा है सब कुछ। विदानो सॉरी, आपको थोड़ा सा बीच में मैं डिस्टर्ब कर दिया हूँ, पर चलो ये भी चल सकता है। तो क्या हुआ, अभी स्कूल में पेपर चल रहा है, तो पेपर चल रहा है, मैं पेपर को चेक नहीं कर रहा हूँ और तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा भी एग्ज़ाम आने वाला है। थोड़ा सा मुश्किल हो पा रही है मेरे लिए भी, पर कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। चलो यहाँ पे ये क्या करवा रहा था मैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। एट x = 5, इस पर भी चेक करना है। तो लिखते कैसे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x किस पे, 5 पे, लेस देन नेगेटिव और फंक्शन ऐसे लिख दो। ये लिमिट x अप्रोचेज टू पॉजिटिव, फंक्शन लिख डालो, और इसमें तो fx ही लिखोगे। और ये इक्वल टू पे क्या है, ये k = kx + 1, इसका तो पहले ही सॉल्व कर लो। x की वैल्यू 5 है, तो 5 पुट करोगे तो 5k + 1 आ जाएगा, ये आ गया। अब इन दोनों पे देखो, लिमिट एक बार और लिखना पड़ेगा, लिमिट 5 नेगेटिव, fx क्या है ढूंढो, लेस देन पे, लेस देन पे ये क्या है, ये वाला kx + 1। अगले स्टेप में वैल्यू पुट करेंगे तो 5k + 1 आ जाएगा। x की जगह x की वैल्यू पुट कर डालो इसमें। आई होप कि आपको इतना कुछ आना चाहिए कि अब देखो ग्रेटर है तो 3, पहले तो लिमिट, एक स्टेप और, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 पॉजिटिव, ब्रैकेट 3x - 5। आपको भी पूरा पूरा स्टेप लिखना है विद्वानों, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, पता चले क्लीन स्वीप होकर के आ जाओ। 15 - 5 तो कितना हो गया विद्वानों, ये हो गया 10। तो हमारे पास ये आ गया, ये और ये आ गया। तो देखो विद्वानों, आपने तीनों वैल्यू निकाल लिया। तो अब आप एक क्वेश्चन अभी मैं याद करवाया था कि विद्वानों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, याद है आपको कुछ देर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अगर कोई कंटिन्यूस होता है और ये तीनों इक्वल होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस दे रखा है, फंक्शन क्या कंटिन्यूस, एट x = 5 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये समझना कि ये फॉर्मूला मैं क्यों लिख रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे यही समझते हैं, उनको लगता है कि गुरुजी वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, मैं भी लिख डालता हूँ। ये और ये बराबर है, तो कोई इन दोनों को ही कंपेयर कर लेता हूँ सीधा। तो लेफ्ट हैंड क्या है, 5k + 1, ये नहीं सोचना बस, ये तो दोनों बराबर था, तो मैंने इन दोनों में से एक, तो 5k, ये देखो ये 1 है, इस साइड गया माइनस, तो ये आ गया हमारे पास 9, तो k की वैल्यू 9/5, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, 9/1, इतना इंपॉर्टेंट है पूछो मत। तो एक बार चेक कर लो एनसीईआरटी में, बिल्कुल सही यही है। एक तो मन कर रहा है मैं तुम्हें 30 भी करवा दूँ, 30 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा करवाऊँगा तो ज़्यादा करवाते करवाते और तो कुछ नहीं होगा, तुम फ्यूज हो जाओगे, और फ्यूज होने का परिणाम ये रहेगा कि आता जाता कुछ नहीं रहेगा और तुम समझ नहीं पाओगे। तो ट्राई करो 30, ट्राई करो 30 भी कुछ नहीं है, बउआ वाला क्वेश्चन है। 30 क्या है, कुछ नहीं है, देखने में लगता है 30 अरे ये है वो है, बोलोगे तो करवा दूंगा नो डाउट, बट कुछ मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए छोड़ूँ जानबूझ के, ताकि तुम प्रैक्टिस करो। मन कर रहा है करवाने का, लेकिन दूसरा मन बोल रहा नहीं, तुम्हारे लिए प्रैक्टिस के लिए रहना चाहिए क्वेश्चन। 30 पर ऐसे है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मन कर रहा है करवा दे, एक मन कर रहा है रहने दे, तो मैं कौन सा मन का सुनूं, तो मैं सुन लेता हूँ, चलो करवा देता हूँ, ये क्वेश्चन हो जाए। अब जब मन कर ही रहा है 30, क्योंकि इंपॉर्टेंट है 30 नंबर का, बहुत बार आ रखा है। तो fx, सबसे पहले फंक्शन क्या दे रखा है विद्वानों, थोड़ा सा अलग जैसा था इसलिए मैं पकड़ लिया। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक 5 लिखा है, एक लिखा है ax + b, और एक है 21, आई होप 21 ही है ना, हाँ। इसमें कंडीशन दे रखा है, ये है x <= 2 पे, ये बीच वाला देखो 2 <=
x लेस देन 10 और इसमें क्या दे रखा है विधानो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। कितना स्वीट। और ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आपको बोलना है a और b की वैल्यू निकालना है। हमें इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू निकालना है और ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस है तो आपको फॉर्मूला पता है। बाप रे बाप। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बोले शिव शंभु, उमापति महादेव, गौरी शंकर, सत्यम शिवम सुंदरम। इस क्वेश्चन को करते हैं अब। तो सबसे पहला 2 पॉइंट तो देखो हमारे पास क्लियर है, लेस देन और ग्रेटर देन। तो लेस देन और ग्रेटर देन पे तो सोचना ही नहीं है, सोचोगे भी तो पाप लग जाएगा। दिल देखो जानो, इसमें अलग अलग केस बनेगा, बड़े ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन था, तभी मैंने ये क्वेश्चन पकड़ा हूं। सबसे पहले केस 1, इसमें ना ये वैल्यू जो आ गया ये थोड़ा सा समस्या उत्पन्न कर दिया है। तीन वैल्यू है और ये हरामी वैल्यू है बीच वाला के चक्कर में ये 2 केस बनेगा और कुछ नहीं। तो पहला केस में बड़े ध्यान से समझना, इन लेफ्ट हैंड साइड और इन राइट हैंड साइड। अरे यार इन उन सब तो लिखता नहीं हूँ मैं, सीधा पेलना शुरू कर देता हूँ क्वेश्चन को। आप सब ये गलती बिल्कुल ना करें। इन लेफ्ट हैंड साइड, इन लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसमें लिमिट x किस पे चेक करना है, 2 पे, तो 2 नेगेटिव fx ये हो गया हमारे पास। इसमें भी दोनों लिमिट x 2 पॉजिटिव और फंक्शन। अब देखो यहाँ पे चाहिए दिमाग। लेस देन में तो लेस देन क्या है, 5, ये आ गया आंसर 5। और ग्रेटर देन में देखना, x क्या है, 2 पॉजिटिव। अब 2 पॉजिटिव ये जो है, बहुत सारे बच्चे ये लिख देते हैं, ये तो 10 से ग्रेटर है, 2 से तो ग्रेटर नहीं है। तो 2 से ग्रेटर क्या है, x की वैल्यू 2 से ग्रेटर क्या है, तो 2 से ग्रेटर तो ये है। ये बड़े ध्यान से देखना, ये क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये 10 से ग्रेटर है या 10 के इक्वल है। 2 से ग्रेटर 2 को अप्रोच करने वाला जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू है। तो इसमें जो हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 2 पॉजिटिव, ये वाला वैल्यू ax प्लस बी। इसलिए मैंने, अब देखो x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2a प्लस बी, ये आ गया केस 1 का। अब केस 2 का कैसे करें, देखो केस 1 केस 2 दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो गया। अब केस 2 चाहे, अच्छा इन दोनों में अकॉर्डिंग टू फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा था, दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा था। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जगह कम है, फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा था, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन सभी को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना। थोड़ा सा मैं इस साइड लिख दिया हूँ, आप लाइन लगा करके नहीं लिखना, आप नीचे नीचे लिखना। तो लेफ्ट हैंड क्या था 5, राइट हैंड क्या था 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी, ठीक है। और फंक्शन एट, मतलब फंक्शन पे तो ये दोनों सेम आता तो मैंने यही लिया इक्वेशन 1, ये दोनों सेम आता तो मैंने ये लिखा नहीं। अब केस नंबर 2 में फिर से वही 3 चीज़ें लिखेंगे। तो इस बार देखना विधानो, इन लेफ्ट हैंड लिमिट, इन राइट हैंड। अच्छा बच्चे बोलते हैं इस बार गुरुजी आपने फंक्शन पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि बार बार अब बता तो रखा हूँ, लेफ्ट हैंड वाला और फंक्शन वाला दोनों इक्वल आ जाता है, इसलिए मैंने ले लिया। ले आप लेने के लिए ले सकते हैं लिमिट। अब इस बार जो हमारे पास देखो लिमिट क्या है, 3 लिमिट था। अगर मैं क्वेश्चन में दिखाऊं, देखो एक तो 2 है और एक 10 भी है। 10 भी है हरामी, 10 भी आया है, तो 10 नेगेटिव fx और इधर लिमिट 10 पॉजिटिव fx। अब देखो 10 नेगेटिव वाला मतलब लेस देन वाला, कहाँ है भाई लेस देन, 10 नेगेटिव, देखो लेस देन ये वाला, क्या था, लिमिट x अप्रोच टू 10 नेगेटिव ब्रैकेट में ax प्लस बी, और यहाँ पे 10 की वैल्यू पुट कर दूंगा तो 10a प्लस बी, ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट
x अप्रोचेज टू 10 पॉजिटिव, और 10 पॉजिटिव पे एक बार देखना पड़ेगा 10 पॉजिटिव पे क्या था, 10 पॉजिटिव ग्रेटर देन पे 21 है, तो फंक्शन 10 पॉजिटिव पे विधानो, अब देखो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो वैल्यू पुट करने नहीं, सीधा 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तुम्हें बता रखा हूँ। अब देखो लेफ्ट हैंड यही फॉर्मूला, आपको मैं क्या बताया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर होगा, और एट फंक्शन, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ये तीनों चीज बराबर है, तो लेफ्ट हैंड क्या है, ये रहा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10, तो ये इक्वेशन 2 आ गया। अभी दोनों बड़े ध्यान से देखना, और यहाँ पे क्या था, इसी को थोड़ा और सजा करके लिख दूँ, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 आ गया था, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो बड़े ध्यान से अभी 1 और 2 को सॉल्व कर दूंगा, तो 1 और 2 को नीचे सॉल्व करता हूँ नाउ, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 2a प्लस बी इज इक्वल टू क्या था, भूल जाता हूँ, देखना पड़ता है, इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5 ये इक्वेशन 1 है भाई विधानो, और 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10, पहले लिख लेता हूँ फिर ऊपर ले जाऊँगा, इसको सॉल्व करूँगा, फिर देखना वैल्यू आ जाएगा। अब हमने लिख दिया यहाँ पे 1 सॉल्विंग, यहाँ पे सॉल्विंग इक्वेशन 1 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो सॉल्व करते हैं, पहले ऊपर ले जाता हूँ, तो ये रहा हमारे पास 2 इक्वेशन। देखो विधान बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, चाहे तो ए का कोफिशिएंट इक्वल आना चाहिए, चाहे तो बी का ये आना चाहिए, तो बी में इक्वल है कोफिशिएंट तो सीधा माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, सब्सटीट्यूशन नहीं एलिमिनेशन मेथड में लगा रहा हूँ, आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, तो साइन चेंज हो गया, कट गया ये, और ये माइनस का 8a और ये माइनस का 5, माइनस से माइनस स्वाहा, a की वैल्यू 5/8, तो a की वैल्यू निकल गया। अब b की वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम 1 में पुट करो, फ्रॉम 1 में, तो a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 5/8 प्लस b इज इक्वल टू 5, ये से ये स्वाहा 4 नंबर पे, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा 5 माइनस 5/4, एलसीएम ले लो, कुछ नहीं है तो 1, तो ये 4, ये 20 में से 5 गया, तो b की वैल्यू जो हमारे पास आएंगी वो आएंगी 15/4, तो a की वैल्यू भी आ गया, a की वैल्यू ये रहा, b की वैल्यू ये रहा। अच्छे से देख लो, दिमाग खोल करके देख लो, इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जानो हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कहीं ये देखना पड़ेगा कहाँ मिस्टेक हुआ है। ओहो सेट 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 सब चौपट कर दिया मैंने तो। ग्रेटर देन तो ये 21 था, ग्रेटर देन पे विद्वानों 21 था, तो यहाँ पे तो 21 होना चाहिए था, 21 यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया, भारी मिस्टेक, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। 21 था तो यहाँ पे 21 आना चाहिए था, और यहाँ पे भी 21 आना चाहिए था। ये क्वेश्चन 2। अब ये देखो जितना भी सॉल्व किया था ना, सबका सत्यानाश हो गया है और सारा दोबारा, तो 21 था, तो यहाँ से एक बार चाहे मिटा ही देता हूँ। यहाँ पे विधानो 21 था, और फिर से वही माइनस करना पड़ेगा, वो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, ये कितना आ जाता, ये माइनस का 8a, और ये कितना, अब देखो माइनस के 21 में से 5 गया, तो ये 16 आता, माइनस का 16, तो माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू देखो 16/8, तो ये 2 आना था, a की वैल्यू क्या आना था 2। अब इसकी वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दो फ्रॉम 1 में, तो 2 और a की वैल्यू 2,
प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो ये 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5, तो बी की वैल्यू 5 माइनस 1 4, बी की वैल्यू 1। अरे ये आना था भाई, जाहिलो तुम सब भी बताते नहीं हो, चलते रहता कार्यक्रम। अब मैंने 21 लिख दिया, अब सही लिखा, पहले हमने 10 लिख दिया था, जोश जोश में लिमिट ही लिख दिया था, तो ये अब जाकर के सही है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 1। आप ये मिस्टेक नहीं करना, अगर ऐसा मिस्टेक करते हो तो जीवन वो दिन दूर नहीं जब आप मार्क्स में सबसे प्रथम नंबर पे आओगे। तो ऐसे गलती मेरे तरह नहीं करना, कई बार हो जाता है, दिमाग अभी बीच में बुलावा आ गया था तो हो सकता है इस वजह से माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ। आप भी जब भी पढ़ें तो एक ही जगह फोकस करके पढ़ें, नहीं तो देखो अभी आपके सामने मेरा भी मिस्टेक हो गया था। चलो तो आपने कुछ लिमिट तो चलो हो गया, लिमिट हो गया, अब रह गया हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी तो विदाउट डिफरेंशिएबिलिटी भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। तो अच्छा, लिमिट के अंदर एक दो और फॉर्मूला है जो मेरे ख्याल से मैं करवाया नहीं हूँ अभी। लिमिट का ना कुछ एक दो और फॉर्मूला है, वो मैं लिखवा देना ज़रूरी समझता हूँ भाई, नहीं लिखवाऊंगा तो वो दिन दूर नहीं जब आप का हालेलुया हो जाए। भाई कहाँ गया, जल्दी फास्ट में लिमिट का फॉर्मूला कुछ हो जाए। लिमिट का एक दो फॉर्मूला रह गया और पता नहीं बताया कि नहीं बताया। देखो विद्वानों, ये कई बार काम आ सकता है। लिमिट्स का एक दो और फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, याद रखना। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और साइन x अपॉन x, 1 मार्क्स के कोई, तो क्या आंसर आएगा ये याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos x अपॉन x, क्या आएगा याद रखना है। cos x नहीं 10 था, सॉरी 10 था, cos नहीं 10, ये दोनों का सेम होता है, यहाँ पे cos की जगह 10 cos का भी होता है। तीसरा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, इसका याद रखना है। चौथा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos x अकेला। तो ये कुछ फॉर्मूला देखो, तो इसका तो देखो साइन x अपॉन x या थीटा अपॉन थीटा 1 के बराबर, 10x अपॉन x, 10x अपॉन x ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर और ये भी 1 के बराबर। बस 1 माइनस कॉस x अपॉन x ये होता है 0 के बराबर। तो ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला बच गया था, ये भी मैंने लपेट दिया कॉन्टिन्यूटी में। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपको याद रखना है। और एक कई बार 1 मार्क्स में अगर और आ जाए, पांचवा फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, आजकल असर्शन डिवीजन सब चला हुआ है, पांचवा और छठा दोनों लिख देता हूँ, आप सब कर लोगे आई होप। ये फॉर्मूला है विद्वानों हमारे पास, फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेज टू 0, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन में n, एक इसका याद रखना है। तो इसका होता है 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये याद रखना है। और लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी है और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है और पावर में x है, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो होता है e। तो ये एक दो फॉर्मूला मैंने बता दिया हूँ, अगर याद रख सकते हो तो रख लेना। सातवां एक और फॉर्मूला लिमिट से रिलेटेड, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और e की पावर x माइनस 1, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है कई बार, तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ, ये भी 1 के बराबर होता है। तो है तो बहुत सारा, लेकिन इतनी बातें आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला बस याद रखना है, ठीक है दानो। साइन थीटा अपॉन थीटा 1 के बराबर, टेन थीटा अपॉन थीटा 1 के बराबर, कॉस थीटा 1 के बराबर, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स 0 के बराबर, ये वाला 0 था, बाद की तीनों 1, और 1 प्लस एक्स अपॉन एन, तो n पावर है तो 1 प्लस एन एक्स, और ये अगर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स हो पावर में तो e एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 के बराबर। तो कुछ फॉर्मूला है जो आपको ऐसे भी देख लोगे तो 1 मार्क्स का कभी अगर आ जाए इधर उधर वाला तो आप कर सकते हो। ठीक है विद्वानों, बहुत टाइम हो गया है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। और साथ में मैं ये बोलूँगा विद्वानों, अगर कुछ भी आपको समझ में आता है तो एक लाइक और साथ में
जय हिंद जरूर कमेंट में लिख दिया करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं आप डिफरेंशिएबिलिटी वाले उस सेगमेंट में। जय हिंद विद्वानों, केएलएम मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। देखो पिछले क्लास में मैं लिमिट्स के ऊपर बात किया था, तो लिमिट्स का एक बार रिवाइज करवा दूं फॉर्मूला। लिमिट्स का फॉर्मूला साइन x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, लिमिट्स पर 0 होना चाहिए, लिमिट्स x अप्रोचेज टू 0, 10x अपॉन एक्स 1, और ऐसे करके 2-4 फॉर्मूला था जो आपने याद कर लिया था, 7 टोटल फॉर्मूला था, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। अच्छा, एक इसमें मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोग लिमिट्स को, देखो लिमिट्स को बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं और बहुत सारे लोग LIM ऐसे लिखते हैं, आपकी इच्छा है। और x अप्रोचेज टू a बोल सकते हो या x टेंड्स टू a, ये विशेष ध्यान रखना, बोलते कैसे, बहुत सारे बच्चों को बोलना नहीं आता है। x अप्रोचेज टू a या x टेंड्स टू a, तो दोनों चीज बोल सकते हैं। बाद की लिखना है इसके अंदर फंक्शन fx, फंक्शन कोई भी फंक्शन, और फंक्शन ढूंढना होता है कि लेस देन है या ग्रेटर देन। चलो हमने लिमिट के ऊपर बात किया था। आज एक नए क्लास में आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो है तो चैप्टर वही, चैप्टर है फिफ्थ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, CD, शॉर्ट में CD, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें 5.1 हो गया था हमारा। अच्छा, कुछ 5.2 से अब हम डिफरेंशिएशन सीखेंगे। आगे का क्या है, सारा कुछ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद्वानों सीखने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन, आधे से ज़्यादा बच्चों को फॉर्मूला आते रहता है, कुछ बच्चों को फॉर्मूला नहीं आता है, तो कुछ फॉर्मूला मैं रिकॉल करवा दूं आपको। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बातें जो नोट में आपको याद रखना है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्या लिखेंगे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये अगर आजकल फिलअप्स टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें याद रखना। अब ये फॉर्मूला होने के बाद अब हम कुछ डिफरेंशिएशन का कुछ छोटा छोटा सुंदर सुंदर फॉर्मूला जो कि आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे नंबर वन जो फॉर्मूला है, आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है विद्वानों, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है ये। कुछ फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी हम आगे का ज्ञान बढ़ा सकते हैं। डी अपॉन, डिफरेंशिएशन को लिखते कैसे हैं, डी अपॉन डी एक्स, और के कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन निकालोगे हमेशा 1 के बराबर। दूसरा फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स और x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n आगे और x n-1, ठीक है विद्वानों। थर्ड फॉर्मूला d अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट रूल है u इंटू v। अगर इसका अगर करना हो डिफरेंशिएशन तो u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ u। अच्छा, जब मैं बात किया हूँ, बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं इस फॉर्मूले को, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, ऐसे भी लिख सकते हैं, उसी का मतलब हुआ, और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अब जैसे मैंने ये डैश बताया, तो देखो डिफरेंशिएशन को देखो कैसे कैसे डिनोट करते हैं, dy अपॉन डी एक्स एक फॉर्म हो गया, दूसरा फॉर्म फंक्शन f डैश y, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म y एक छोटा सा डैश, ये भी डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट ऑर्डर का, और y पैर में एक 1, तो ये भी। तो इतनी सारी फॉर्म है डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन को डिनोट करने का। अगर दूसरा ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकेंड कैसे लिखूं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, इसको कैसे लिखें, पहला तो समझ में आया फर्स्ट ऑर्डर। अब देखो सेकेंड ऑर्डर को ऐसे लिख सकते हैं, डी यहाँ पे 2 लिखते हैं यहाँ पे, और x के ऊपर, ये सेकेंड ऑर्डर। अगर इस फॉर्म में लिखना है तो डो बाय डैश और y,
इस फॉर्म में लिखना है तो y 2 बार डैश, और इस फॉर्म में तो नीचे 2 बार डैश। तो देखो इतने टाइप से आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो या ऐसे, अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएशन लिखा जाए। सेकंड ऑर्डर को ऐसे 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 लिखे। थर्ड ऑर्डर अगर आ जाए तो अब तो आप समझ गए, आप कितना भी ऑर्डर आ जाए अब तो खेलनी है बच्चों का, ऐसा कोई बात नहीं हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर है, थर्ड वाई ट्रिपल डैश, ऐसे जितने ऑर्डर का है उतना बार आप लगा देना, काम चल जाएगा। तो ये था डिनोटेशन। तो यहाँ पे जो मैंने डिनोट किया विद्यार्थी देखना थोड़ा सा, तो ऐसे भी डिनोट। अगला जैसे देखो फोर्थ न्यूमरेटर अपॉन डिनोट, डी अपॉन डी एक्स, प्रोडक्ट रूल तो हो गया, ये प्रोडक्ट रूल था। अब क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट मतलब डिवाइड वाला, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। इसको बहुत सारे बच्चे यू अपॉन वी भी बोलते हैं, मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बोलता हूँ, बस इतना सा अंतर है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो ये याद रखना, नीचे वाला डी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर एन डी माइनस डी एन डैश। तो देखो कितना इजी है, एन डी एन अपॉन डी, डी का स्क्वायर, एन डी एज इट इज, लास्ट में डी का डिफ्रेंशिएशन माइनस डी एन लिख के एन का डिफ्रेंशिएशन। बस इसमें एक कंडीशन बस जुड़ जाता है कि डी जो है, डी की वैल्यू नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा एक्चुअली में। तो हमने 4 फॉर्मूला सीख लिया, इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। देखो विद्यार्थी आपने 4 फॉर्मूला सीख लिया। पांचवा फॉर्मूला विद्यार्थी, पांचवा जो फॉर्मूला है हमारे पास डिफरेंशिएशन का, वो है अब ट्रिग्नोमेट्री का सारा। ट्रिग्नोमेट्री देखो, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, अगर साइन एक्स आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है विद्यार्थी, कॉस एक्स। ये सभी को याद है। छठा डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स आ जाए, कॉस एक्स आ जाए तो इसका क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो ये हो गया। सातवां डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स विधानो टेन एक्स, ये क्या होता है, सेक स्क्वेयर एक्स। आठवां फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स सॉरी डी अपॉन डी एक्स 10 हो गया कॉट अगर लूँ, कॉट स्क्वेयर एक्स, उसका होगा माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स, माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। तो ये फॉर्मूला हुआ। यहाँ पे 9वां फॉर्मूला जो है डी अपॉन डी एक्स, एक हमारे पास अब सेक और कोस बच गया, एक सेक एक्स इसका बताना है, सेक एक्स और एक कोसेक एक्स। देखो एक सेक एक्स और एक डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स। तो विद्यार्थी ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करो, तभी इंटीग्रेशन भी आएगा। सेक एक्स का होगा तो सेक एक्स 10x, इसका होता है सेक एक्स 10x, और इसका होता है कोसेक का माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स, माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स, माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स। अब कुछ 11th का डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई एक्स। 12 डी अपॉन डी एक्स ई एक्स। अब अगला है हमारे पास जो फॉर्मूला है ए की पावर एक्स, तो इसका क्या होता है विद्वानों, ए एक्स लॉग ए, सॉरी लॉग ए नहीं एक्स, लॉग एक्स, ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा विद्वानों, ए एक्स और लॉग ए ही था ना, लॉग ए। थोड़ा सा मैं और अभी रह गया है बहुत सारा। तो 13 नंबर का जो फॉर्मूला है हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, ये बहुत बार आया होगा लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स क्या होता है विद्वानों, 1 अपॉन एक्स। अच्छा, ये लॉग एक्स में भी एक कंडीशन है कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 14 नंबर का जो हमारे पास डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो है अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। देखो d अपॉन डी एक्स
साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 15 डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला है माइनस का 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम बस माइनस लग गया, सब कुछ सेम था, डी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट है साइन हो गया कॉस हो गया, अब टेन इनवर्स एक्स, तो इसका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 10 का स्टारमा जो फॉर्मूला है विद्वानों 17 नंबर का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास कॉट, तो कॉट का क्या होता है डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, तो सब कुछ सेम, सब कुछ बस माइनस लग जाएगा, बाद की सब कुछ सेम। ठीक है, ये स्टारमा हो गया 18 नंबर का। अब बच गया साइन कॉस टेन कॉट, अब डी अपॉन डी एक्स, ये ऐसे बहुत कम फॉर्मूला पूछा जाता है सेक इनवर्स का, और डी अपॉन डी एक्स क्या था कोसेक इनवर्स एक्स, इन दोनों का। इसका अगर आ जाए तो 1 अपॉन में मोड के अंदर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका आ जाए तो सब कुछ सेम रहने देना विद्वानों, माइनस लगा देना मोड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा विद्वानों एक चीज़ अब आप नोटिस करने वाला, देखो जहाँ पे कॉस लिखा है सी से वर्ड शुरू है, जहाँ पे भी सी से वर्ड शुरू है वहाँ पे देखो माइनस जुड़ गया आगे, ऐसे पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सी है तो माइनस जुड़ गया, चाहे आप ऊपर तक देख लो, जहाँ पे सी था माइनस जुड़ गया, सी था माइनस जुड़ गया, और कहाँ था सी, तो जहाँ पे सी है वहाँ पे माइनस जुड़ गया। एक ट्रिक था जो थोड़ा सा आप याद रख सके तो सके, नहीं तो तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमने कितना फॉर्मूला टोटल 19 फॉर्मूला हमने सीख लिया विद्वानों, 19 फॉर्मूला सीख लिया। अब तो आप यो हनी सिंह बन गए होंगे। तो चलो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये फॉर्मूला आना ही चाहिए, ये फॉर्मूला आएगा तभी आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों चीज़ कर पाएंगे। अब आते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 5.2 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्थ, 5 और 8। कई बार किस्मत खराब हो तो 6 भी कर लेना, पर जो मैं आपको बताऊंगा, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा और एक आपको मैं बताऊंगा एक मैं क्वेश्चन नंबर आपको विद्वानों कौन सा करवा दूं, इसमें चेन रूल लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 6 ही करवा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 6, पर ऐसा ना हो कि इसी को तो चलो पहला क्वेश्चन सबसे पहले देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जब भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा आप लेट करें y के बराबर, y बराबर क्या है, क्वेश्चन दे रखा है साइन ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 5, तो ये हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे एक लाइन लिखना है, सॉल्यूशन ऐसे चल रहा है, देखो डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, देखो ये अंदर क्या है, x है, x के रिस्पेक्ट में, तो जिस y होता तो y के रिस्पेक्ट पे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। तो देखो ये लाइन हर क्वेश्चन में, मैं आगे नहीं लिखूंगा, आगे आपको हर क्वेश्चन में dy अपॉन dx, ये मशीन है एक तरह से। देखो ये बेसिकली जैसे d अपॉन dx, अब कोई भी फंक्शन है या ये फंक्शन, तो ये फंक्शन जैसे इस मशीन के अंदर आएगा तो अब ये मशीन इसको काटने के लिए तैयार हो गया, तो काटेगा कैसे, तो काटेगा सबसे पहले ये पावर फॉर्मूला देख लिया, तो पावर आगे आ जाता है और पावर माइनस कर देते, तो क्या आ गया 3x की पावर 2। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का मतलब जैसे एक आलू है, ये रहा आलू, और डिफरेंशिएशन लगा दिया आपने तो आलू को ये क्या चिप्स में कन्वर्ट कर देगा। चिप्स कैसे काटते हैं आलू को, मतलब अलग अलग स्लाइस में काट छाट कर देगा, तो अलग अलग डिफरेंशिएशन का मतलब काट छाट करना। ये मशीन है एक आलू काटने वाला मशीन समझो, जो अलग अलग चिप्स बनाता है, अलग अलग चिप्स में ये मशीन लगने से क्या इसको छोटा कर दिया जाता है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही ये हुआ। आधे से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन लगा लेते हैं, सब कुछ कर देते हैं, बीटेक कर लेते हैं, सब कुछ पढ़ाई लिखाई सब खत्म, मैथ पूरा ज्ञान खत्म, पर पता चलता है डिफरेंशिएशन का मतलब ही नहीं पता होता है। ऐसे ही ये कभी आगे सीखोगे इंटीग्रेशन, ये साइन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन एक मशीन है, मान लो x dy,
कुछ भी आ जाए इस मशीन के अंदर, जो भी फॉर्मूला आएगा, जो भी चीज़ आएगा, तो मान लो ये इसका आंसर जो भी आएगा, ऐसे कुछ भी आए मान लो, तो ये इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे डिफरेंशिएशन का मैं मतलब बताया कि कटिंग करना, तो ये जो कटा हुआ पार्ट है, ये कटा हुआ पार्ट है, वो इस मशीन में आएगा तो ये पूरा जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब होता है सम अप करना, इंटीग्रेशन का मतलब सम अप करना, और इसका मतलब क्या, स्मॉल पार्ट में तोड़ देना, स्मॉल करना। तो ये याद रखेंगे भाई सभी विद्वान कि डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या है। चलो ये मैं मिटा देता हूँ, इस मशीन सब का मैं बातें बता दिया हूँ, इस मशीन सब को कैसे करते हैं ये भी बता दिया हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो तो हमारे पास इस मशीन, सबसे पहले मशीन में लिखो वैल्यू sin x² + 1। देखो चेन रूल, यहाँ पे मैं चेन रूल सिखाऊंगा विद्वानों। तो देखो ये तो लास्ट तक एज इट इज रहेगा, क्योंकि देखो इस मशीन में ये x है और ये y है। y देखो x वाला चीज आता तब तो सॉल्व कर लेता, पर ये y वाला सॉल्व नहीं आता, तो dy/dx ये एज इट इज ये सॉल्व नहीं होगा। हाँ ये वाला सॉल्व, देखो ये मशीन है x के काटने, x का मतलब x को काटने के लिए है ये सिर्फ। अब इसमें y वाला कोई आएगा तो इस मशीन में y नहीं कट सकता है, समझना। तो ये तो कट जाएगा। साइन का फॉर्मूला भी बताया हूँ, तो d/dx sin x क्या होता था, cos x। तो ये आप जानते हैं cos x। तो विद्वानों देखो तो cos x पूरा ये पूरा है, तो x² + 5। अब मशीन जो है साइन को तो सॉल्व कर लिया चेन रूल के अकॉर्डिंग, अब ये मशीन यहाँ पे आ जाएगा। ये मशीन अब इसको काटने के लिए तैयार है, एक एक कटेगा, एक स्टेप कटता है, ये नहीं कि आंख बंद करके सबको लपेट दो। ऐसे तो मैं लपेटूंगा जब आपको सिखा दूंगा, अभी सिखा रहा हूँ इसलिए मैं एक एक करके लपेट रहा हूँ। तो ये आ गया, अब इसको काटेगा, तो ये पावर फॉर्मूला है, तो पावर फॉर्मूला 2 आगे आ गया x, और कांस्टेंट का क्या होता है 0 लिखते नहीं है। तो बेसिकली ये मशीन देखो, ये मशीन काट दिया, काटा कैसे, 2 में से 1 गया 1, तो 1 लिखते नहीं है। तो ये इसका आंसर 2x × cos ब्रैकेट में x² + 5। तो ये आंसर आया किसको काट, मतलब इस सब को काट छाट करके। तो इसमें चेन रूल देखो, जब साइन वाला फंक्शन सॉल्व हो गया तो इसको सॉल्व करना था, यहाँ पे मशीन आ गया, फिर ये भी सॉल्व हो गया, तो अब कुछ बचा ही नहीं, तो ये मशीन खत्म। फाइनली जाकर के ये मशीन खत्म हुआ। तो ये आंसर आप चेक कर लेना NCERT से। मैं आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन में आपको और बताया था, चेन रूल था उसमें, वो भी अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो विद्वानों 6th या 4th, मैं लेता हूँ 4th अच्छा लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहला काम क्या विद्वानों, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4th सबसे पहले लेट करेंगे, लेट y बराबर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 में sec 10 रूट के अंदर x। तो विद्वानों देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही सेम क्या कैसे लिखते हैं अभी लिखना सिखाया हूँ, आप लिखना जरूर, क्योंकि इससे प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, देखो x है ना अंदर, तो x के रिस्पेक्ट में, t होता तो t के रिस्पेक्ट में, जो होता विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। अब आगे मैं ऐसे ये पूरा नहीं लिखूंगा, आपको मैं समझाने के लिए पूरा लिखा हूँ। तो ये y के अंदर भी मशीन आएगा d/dx का, और अगर t के रिस्पेक्ट में d/dt आ जाता, यहाँ पे ये मशीन पहले लगाया, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो मशीन आ गया, और फाइनली इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया। चलो अब मशीन में sec थीटा, तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बताया विद्वानों अभी कुछ देर पहले। तो sec थीटा हमारे पास क्या होता है, sec x tan x। देखो फॉर्मूला हमने लिखा था d/dx sec x, तो इसका फॉर्मूला क्या था, sec x tan x। ये याद होगा, अभी मैं फॉर्मूला कुछ देर पहले करवाया था। तो sec x दो बार लिख डालते हैं। तो ऐसे ये मशीन sec x क्या, ये पूरा x है, तो 10 रूट x ये पूरा x है, और इनटू 10 x पूरा ये x है, ये पूरा x है, तो 10 रूट x। अब ये मशीन जो है sec को तो सॉल्व कर लिया, चेन रूल के अकॉर्डिंग इसके आगे वाले में लग जाएगा। sec को सॉल्व कर लिया, अब 10 में लगेगा, तो 10 रूट x। अब इसको सॉल्व करने के लिए तैयार हो गया, ये 2 सॉल्व हो गया। देखना विद्वानों, इसलिए मैं ये चेन रूल इसमें है, तो इसलिए मैंने ये सॉल्व करना उचित समझा। अब देखो ये दोनों तो हमेशा ये दोनों एज इट इज लिखते रहोगे, sec 10x
यहाँ तक तो छापने का अब काम है, ये छाप दिया। अब आते हैं देखो 10 मशीन, देखो जैसे ये फॉर्मूला था, ऐसे ही आपको d/dx 10x का फॉर्मूला क्या बताया था, तो 10 का sec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला याद होना जरूरी है और ये साथ में रीजन में लिखते रहना ताकि टीचर को समझ में कि बच्चों ने, तो 10 का सॉल्व किया हूं तो क्या आ गया sec स्क्वायर x क्या है हमारे पास √x। अब ये मशीन देखो, ये मशीन कितना हरामी है, एक एक चीज को काट रहा है। अब तुम्हें पता है कलयुग में बच्चे भी काटते हैं एक एक लाइन वाइज, तो ऐसे ये मशीन काट रहा है। तो पहले sec को काट के इसका मन नहीं भरा, तो अब ये मशीन आ गया sec को काट दिया, फिर 10 को काट के मशीन का मन नहीं भरा, तो अब रूट को काटने चलेगा। तो रूट भी एक फंक्शन है, तो मशीन क्या यहाँ पे आ गया √x, तो अब इसको काटेगा। चेन रूल यही है, देखो विधान, अब यहाँ से लेके यहाँ तक तो कट गया है, इसको अब एज इट इज लिख दिया मैं, sec स्क्वायर √x। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ d/dx, √x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे नहीं 1/2 √x। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे पागल बच्चा सब पृथ्वी पे पैदा हो गया कि sec के एंगल, ये तो एंगल है ना, √x से इसको काट देता है। इसको कैसे काटेगा, ये तो अपॉन में, सबके अपॉन में आएगा। तो अगले स्टेप में चाहे आप लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में ये सारा चीज एज इट इज, ये सारा चीज एज इट इज और अपॉन में 2√2, चाहे इसी में लिख देता हूं मैं। ये तो भले ही आपको ये दिख रहा होगा ऐसे, ये तो मैं सॉल्व किया था। अब आपको अगले स्टेप में ऐसे लिखना है, पूरे के अपॉन में क्या था, इसका क्या था 1/2 √x, तो 2 √x। तो ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। इस प्रकार से आपका आंसर बना। तो आप देखो कैसे चेन रूल लगते हैं। बेसिकली इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन करवाने का मतलब ये था कि आपको चेन रूल समझाना था। चेन रूल मतलब मशीन कैसे काट रहा है, एक एक चीज को कैसे काट रहा है। तो आपने मशीन का काटना समझ गया, और बाकी खुद कैसे काटते हो तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, अगला एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लूँ। अच्छा, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब बता देता हूँ क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा तो तुम फ्यूज हो जाओगे और तुम इतना खुद से लगाओ, ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो जो विद्वानों हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 5.3 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर, एक तो सबसे आसान दे देता हूँ, सबसे आसान में क्या, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और फिर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। और ये तो सीखने के लिए दिया हूँ कि ये सीख जाओ। एग्जाम्पल का देख लेता हूँ, अगर कोई एग्जाम्पल वगैरह में, तो इस एक्सरसाइज से आप ये कर लेना क्वेश्चन। अब आते हैं हम, अच्छा विद्वानों, एक मन कर रहा है कि मैं आपको करवा ही दूं, ऐसा ना हो कि तुम कर ही नहीं पाओ एग्जाम में, तो मैं चलो एक करवा ही देता हूं। मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x + 3y = sin y। सबसे पहले वही काम कि डिफ्रेंशिएट कर लो, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें दे भी रखा है फाइंड, ये करना है dy/dx। तो नीचे जो हो उसी के रिस्पेक्ट में सॉल्व, ठीक है, लिख डालना। मैं बोल रहा था कि अब इससे आगे मैं लिखूंगा नहीं, 2 बार मैंने लिख डाला था आपके लिए। तो नीचे क्या है, x है, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx इस मशीन में भी लगेगा, इधर भी, और d/dx इस वाले मशीन में भी लग जाएगा। तो ये लगने के बाद देखो अब ये मशीन एक एक करके सॉल्व करेगा। 2 को सॉल्व करोगे, 2 अब कांस्टेंट है बाहर आ गया, x को करोगे तो 1, प्लस 3 को सॉल्व करोगे, 3 कांस्टेंट है बाहर, और y को सॉल्व, देखो ये मशीन x को काटने वाला है, ये y आ गया, तो ये कट नहीं पाएगा, ये बाप करते रह जाएगा, ये मशीन काट नहीं सकता है क्योंकि ये x को काटने वाला मशीन है। सोचो इसमें कोई और पत्थर घुस गया तो पत्थर को काट देगा, नहीं काट पाएगा, सिर्फ आलू काटने वाला मशीन था। बड़े ध्यान से, अब साइन थीटा क्या होता है, कॉस हो गया, और एंगल है तो एंगल, पर जब अब चेन रूल इसमें आ गया तो चेन रूल जब y को काटने के लिए जाएगा तो ये एज इट इज रह जाएगा भाई। ये चीज बड़े ध्यान से। अब बच्चा सोचता है कि भाई ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो ये और ये इन दोनों को एक जगह ले लो,
तो चाहे आप किसी भी, इसको इस साइड ले सकते हो, इसको इस साइड ले सकते हो, किसी भी साइड आप ले जा करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। तो विद्वानों मेरी तो इच्छा है कि cos y dy अपॉन dx, ये देखो ये प्लस का इस साइड गया तो -3 dy अपॉन dx, और इस साइड सिर्फ 2 बचा। इस साइड क्या बचा विद्वानों? 2 बचा। तो मैं और डाल करके एक बार एक बार दोबारा लिख डालता हूँ इसी लाइन को, इन सब को इस साइड मैंने लिख डाला, इसको इस साइड। अच्छा विद्वान बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गुरुजी आप यही क्यों, आप ये भी तो इस साइड ले, हाँ तो ले जा सकते हो, इसमें देखो कोई गलती नहीं है, आप उसको भी इस साइड ले जा सकते हो, किसी को भी ले जा सकते हो। इसमें से इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है विद्वानों? dy अपॉन dx। तो ये आ गया cos y माइनस का 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएंगी? तो 2, ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा डिवाइड में। अच्छा ये बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता ये मल्टीप्लाई में क्यों है, तो वो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इससे पता चला ये मल्टीप्लाई में है। तो इस प्रकार से इसका आंसर निकल गया। तो ये देखो है क्वेश्चन कितना आसान, लेकिन वही बात है कि जब करने बैठो तो अच्छों का तेल निकल जाता है, क्योंकि मैथमेटिक्स खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। एक क्वेश्चन विद्वानों मैं और बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर भी बात कर लिया जाए। y इज इक्वल टू, ये इनवर्स वाला तुम्हें बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2x 1 प्लस एक्स। विद्वानों इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप ये भूल जाओ कि अभी आप डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन कर रहे हो, अभी 2 मिनट के लिए याद करो कि ये इन्वर्स का क्वेश्चन है। तो इन्वर्स क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम इन्वर्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे साइन है तो ऐसे सॉल्व करो कि यहाँ पे भी साइन आ जाए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, अब लेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो किसका फॉर्मूला होता है? टू साइन 2 थीटा का होता है मेरे ख्याल से, साइन 2 थीटा, हाँ साइन 2 थीटा का ही फॉर्मूला होता है। आपको याद करवाया हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाना tan 2 थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही। तो ये देखो ये फॉर्मूला, ये सारा चीज, भले ये यहाँ पे x दिख रहा है लेकिन ये सारा चीज किसके बराबर है? इसके बराबर। तो देखो इसके जगह हमें आइडिया आ गया, दिमाग में आइडिया आया कि भाई क्यों ना इसके जगह x के जगह tan थीटा पुट किया जाए। तो लेट x बराबर tan थीटा, और थीटा की अगर वैल्यू निकालना हो तो तुम्हें बता रखा हूँ tan इस साइड जाएगा तो इनवर्स में, ये चीज मैं बता रखा हूँ, ये इक्वेशन 1 है। अब ये सब चीजें कैसा, तो इसके लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 2 आप जरूर देखें, उस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बता रखा हूँ कि कैसे पुट करते हैं। अब इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो अभी आप भूल जाओ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, अभी इंटीग्रेशन बस सॉल्व करो, सॉरी डिफरेंशिएशन भूल जाओ, अभी आप इनवर्स सॉल्व करो। तो साइन इनवर्स, अब जहाँ जहाँ x था वहाँ tan थीटा डालो प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो विद्वानों अब आप फील करोगे ये सारा चीज किसके बराबर है? साइन, ये सारा चीज किसके बराबर है? साइन 2 थीटा। अब आपको मैं एक चीज और बताया था, साइन से साइन कटता नहीं, ये फॉर्मूला आपने सिखाया था, मैं आपको याद होगा तो साइन थीटा, ये थीटा कटता नहीं, सिर्फ थीटा लिख देते, इसका रीजन मैं वहां पे दिया था, देख लेना। तो साइन से साइन कटेगा नहीं, सिर्फ थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 1 में है। इक्वेशन 1 में देखो यहाँ पे तो क्या है विद्वानों? 2 tan इनवर्स x। तो ये अब ये जब इनवर्स सॉल्व हो जाए, देखो विद्वानों अब हमने क्या किया, इनवर्स सॉल्व कर लिया। इनवर्स सॉल्व करने के बाद फिर डिफरेंशिएशन करें, तो डिफरेंशिएशन अब बहुत आसान है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। तो यहाँ पे ये मशीन डालो, ये y तो पहले से ही था और इस y में ये मशीन आ गया, ये मशीन इसको काट नहीं पाएगा क्योंकि ये x का कटर है, y को काट कैसे सकता है। और इधर भी ये मशीन डालो तो 2 tan इनवर्स x। अब इसको सॉल्व करूंगा, देखो ये तो मशीन कटेगा नहीं तो ये एज इट इज, और ये कांस्टेंट है बाहर tan इनवर्स x d अपॉन डी एक्स। विद्वानों ये फॉर्मूला आपको मैं लिखवा रखा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो बाप करोगे, डिफरेंशिएशन कभी नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को लपेट दिया अपने रेंज में।
तो देखो विद्वानों कितना सरल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को बहुत टफ लगता है, बहुत टफ, लेकिन है इतना टफ नहीं। बाकी मैं इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट बताया हूँ, सारा कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.4। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा। 5.4 विद्वानों क्वेश्चन नंबर 5.4 एक्सरसाइज 5.4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 4 5, ठीक है, और एक 7। ये कर लो बस, गंगा नहा लो आपको। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैं एक आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। 2 बोलोगे तो 7th भी करवा दूंगा, बट क्वेश्चन नंबर 2 पे ही मैं। अब देखो वाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है विद्वानों, देखना सॉल्यूशन जरूर लिखें। तो y किसके बराबर है, e की पावर साइन इनवर्स x। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है 1 मार्क्स में। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना, लिखने वाला चीज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इधर भी मशीन लगा दिया, दोनों तरफ मशीन लगा दिया, e साइन इनवर्स x। देखो ये तो एज इट इज विद्वानों, ये तो एज इट इज, क्योंकि ये अब ई एक्स का आपको मैं फॉर्मूला बता रखा हूँ, d/dx e की पावर x क्या होता है ई एक्स। तो बस ई एक्स क्या है, ई, ये पूरा मैंने एक्स सेलेक्ट किया, तो ये साइन इनवर्स x। पर यह मशीन जो है, मशीन बड़ा हरामी है, ये मशीन खसक जाएगा इसके ऊपर, ये अलग फंक्शन है, तो इसको भी सॉल्व करेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बता रखा हूँ, d/dx साइन इनवर्स x का 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस ये लगा डालो। तो फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, देखो साइन इनवर्स x और 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपने अगर कर लिया, देखो फॉर्मूला आपने कर लिया, तो क्या दिक्कत है, ऊपर क्या आ गया साइन इनवर्स x और अपॉन में में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dy/dx की वैल्यू आ गई। तो कितना आसान था ये क्वेश्चन, कितना आसान था बताओ, बच्चों वाला था या नहीं था। लेकिन समस्या है क्वेश्चन खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का, दिमाग चाहिए, बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, हर चीज़ से सॉल्व करना पड़ता है इस क्वेश्चन को। तो बाकी का क्वेश्चन आप खुद ही ट्राई करें, बाकी जो इंपॉर्टेंट बताना था मैंने बता दिया आपके सामने। अब आते हैं एक्सरसाइज 5.5 का इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जिसके लिए आप व्याकुल हो। तो तेरे बिना जिंदगी में, तो क्वेश्चन नंबर जो है भाई इसमें इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11। तो ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसका एक एग्जाम्पल में भी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल का 29। तो जरूर करके लगा करके जाना। मेरा मन तो कर रहा है करवाने का, लेकिन भाई ये क्वेश्चन सब बहुत बड़ा है, पर एक मन कर रहा है कि कर दूं, कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और लास्ट के तो ये वाला सब तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 6 से यहाँ से लेके यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा मन कर रहा है कि एक करवा दिया जाए, कोई इसमें से कोई एक आसान सा ही बलि करवा दूं, लेकिन करवा दूं, लेकिन समस्या है कि कोई आसान नहीं है इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में। दिल का मामला है दिलवर। एक क्वेश्चन नंबर 6 मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट जैसा लग रहा है, क्यों ना ये करवा दिया जाए आपको। क्वेश्चन नंबर 6, बाकी ऐसे तो आप कर लोगे, विश्वास है, पर क्वेश्चन नंबर 6 मेरा मन कर रहा है, मन की बातें सुनूं या ना सुनूं, तो सुन ही लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 6, पर बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, यही ऐसे मन ने ऐसे आवाज़ दिया। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे तो आपको खुद सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि रिवीजन चल रहा है ये पहले क्वेश्चन में लिख डालता हूँ, x 1/x, और ये पावर में x है, प्लस x, और इसके ऊपर पावर में भाई क्या है 1 + 1/x। तो कितना हरामी क्वेश्चन है।
तो ये तो सबसे पहले विद्वानों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इन सब को मान लो, ये सब को मैं u और v लेट किया और इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो du अपॉन dx dv अपॉन dx, मतलब आपको ये वैल्यू निकालना है, du निकालना है और dv निकालना है और फिर पुट कर देना है। तो यही करने वाला हूँ। और तो क्या करूँगा, एक तरफ आप u लेट कर लो, लेट u बराबर, देखो पहले में क्या लेट किया x प्लस 1 अपॉन x, इसको हमने u लेट किया और दूसरे तरफ v वाले को v लेट किया, क्या v को क्या लेट किया विद्वानों x और 1 प्लस 1 अपॉन x, ये v। अब दोनों का डिफ्रेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो du अपॉन dx निकाल लो, कितना आसान है, d अपॉन, दोनों तरफ मशीन लगा दिया और इधर भी अलग अलग करना पड़ेगा और फिर ये इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा। इक्वेशन पहले du अपॉन dx पूरा सॉल्व करो, dv अपॉन dx पूरा सॉल्व करो और इस फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर डालना। तो क्या विधान तैयार हैं आप सॉल्व करने के लिए? तो विधान देखो इस टाइप का अब पावर फॉर्मूला है नहीं, तो इसमें क्या टेकिंग लॉग बोथ साइड लेना पड़ेगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, तो देखो हमने डिफरेंशिएशन तो लगा दिया, पर सोचना जरा, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन लगा दिया पर क्या डिफरेंशिएशन से हो पा रहा है, नहीं हो ही नहीं सकता ना, तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना, पावर होता तो 1 2 3 नंबर होता। तो ये स्टेप इस प्रकार से हमने ये इसको क्या कर दिया, मिस्टेक कर दिया, ये नहीं करना था। ये चीज आपको खुद फील होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग, तभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इन दोनों में क्या लॉग लेना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। भाई दोनों मैं दोनों को एक ही तरीके से कर रहा हूँ, इसीलिए दोनों को एक साथ लग, तो लॉग u और लॉग x 1 अपॉन x और ब्रैकेट के ऊपर x, इधर लॉग v लॉग x 1 प्लस 1 अपॉन x, तो लॉग आ गया। अब लॉग को सॉल्व करना बता, देखो लॉग का एक फॉर्मूला होता है लॉग x और पावर n, तो n आगे आ जाता है और log x एज इट इज रहता है। तो इसका यूज किया जा सकता है विद्वानों, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, x आगे है तो आगे लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, x को आगे ले लो, तो log u x आगे log और x प्लस 1/x। अब ये पावर में नहीं, क्योंकि पावर वाला आगे आ गया। मेरा तो मन कर पहले इस साइड को सॉल्व कर लूँ। अब तो लॉग खत्म हो जाए, जब लॉग खत्म हो जाए तब आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब लॉग तो कहीं नहीं सॉल्व हो रहा है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सीधा लिख देता हूँ चाहे, देखो log x का क्या होता है 1 अपॉन u, log x 1 अपॉन x, और u का करूंगा तो du अपॉन dx, ये याद रखना है। तो चेन रूल लगाना, log x का 1 अपॉन x और x का, x मतलब u का करोगे तो ये x आ जाएगा, क्योंकि ये मशीन इसको सॉल्व नहीं कर सकता, 1 नहीं आ सकता है, ठीक है। इसमें भी, इसमें देखो, इसमें डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो प्रोडक्ट रूल u एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ इन सब का डिफरेंशिएशन करूंगा log x प्लस 1/x अभी करूंगा, प्लस तो ये एज इट इज x 1 अपॉन x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका 1 अपॉन log x का। तो ये फॉर्मूला होता है भाई विधानों, याद रखना होता है ये फॉर्मूला सब। तो uv बता भी रखा था, uv का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो ये सारा क्वेश्चन गया तेल लेने, ठीक है। अगले जन्म में करना ये सब सारा, इस जन्म के लिए तो बहुत मुश्किल लगेगा, तो इसलिए सारा फॉर्मूला जितना भी मैं बताया हूँ सारा याद कर लो, 1/u एज इट इज। अब देखो log x, तो विद्वानों log x का 1 अपॉन x बता रखा हूँ, क्या लिखा जा सकता है, log x का 1/x, ऐसे ही x का 1, तो मशीन सेम है तो 1, तो ये आ गया।
तो यहाँ से ये जो x है 1, इसमें मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ 500 बार, क्या लिखना है, तो ये आया हमारे पास मोटा मोटा, ठीक है, ये आया। और यहाँ से du अपॉन dx की अगर वैल्यू निकालूँ तो u इस साइड चल गया और ये सारा ब्रैकेट में x अपॉन x 1 अपॉन x एक ब्रैकेट में प्लस लॉग x 1 अपॉन x, ये तो 1 था, ये लिखने की ज़रूरत, तो ये आया। अब u की भी वैल्यू थी, देखो u हमने किसको लेट किया था, तो u हमने किसको लेट किया था, अगर देखो मन की आंखों से दिखेगा तो u की वैल्यू बहुत सारे लोग लिख देते हैं, तो मैं अभी रहने देता हूँ, अभी ये भी सॉल्व करना है विधानों इस तरफ का, तो इधर भी टेकिंग लॉग बहुत साइड ले लिया, अब इसको अब डिफ्रेंशिएशन करना, अच्छा लॉग तो ले लिया लेकिन लॉग को सॉल्व नहीं किया, तो लॉग v और ये आगे आ जाएगा 1/x log x। देखो अब डिफ्रेंशिएशन करोगे दोनों तरफ, तो ये 1/v dv अपॉन dx, u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन, u एज इट इज़, इसमें डायरेक्ट चाहे सॉल्व करता हूँ, u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ गया, ये एज इट इज़ और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 का तो क्या 0 आता है, और log 1 अपॉन x का जो डिफ्रेंशिएशन विधानों याद रखना माइनस का 1 अपॉन x का स्क्वायर, तो -1/x स्क्वायर ये होता है, तो ये याद रखेंगे विधानों, नहीं तो आप करके भी देख सकते हैं। अब देखो विधानों अगर यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा और, मैं थोड़ा सा और इसको सॉल्व करूँ, ये 1 अपॉन बी था, देखो 1 को इससे मल्टीप्लाई को 1 + 1/x ये एज इट इज़, और ये लॉग को इसमें मल्टीप्लाई करते तो प्लस माइनस माइनस हुआ, तो माइनस का log x अपॉन x स्क्वायर, तो ये हमारे पास आया। अब यहाँ से dv हमें क्या निकालना है, dv अपॉन dx, तो ये v जो है इस साइड चल जाएगा और ये सारा 1 + 1/x और माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ये आ गया। अब इक्वेशन देखो, इक्वेशन 1 में du अपॉन dx आ गया, dv अपॉन dx, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो विधानों फ्रॉम 1 से तो dy अपॉन dx किसके बराबर था, ये u, ये पूरा u है, u du अपॉन dx के बराबर, तो d इसकी वैल्यू क्या है, चल लिख देता हूँ फ्रॉम 1, क्योंकि आप सब विद्वान लोग सब हैं, कई बार ना समझ पाओ तो ये तो हमारे लिए कलंक की बात हो जाएगी, इसलिए मैं पूरा लिख डालता हूँ। ये था इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में जो दो वैल्यू आपने निकाला था वो पुट करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, तो इसकी वैल्यू u प्लस x + 1/x, एक ये प्लस में v, तो v 1 + x माइनस log x अपॉन x का स्क्वायर। अब देखो विद्वानों ट्विस्ट, यहाँ पे जो u और v है ये भी पुट करना पड़ेगा, तो u की वैल्यू क्या था, साला हरामी क्वेश्चन सब आ गया है चपेटे में, u की वैल्यू ये था x, देखो u की वैल्यू x 1 + x की पावर x, ये लिख दिया और ब्रैकेट में जो है वो डाल दो। v की वैल्यू देखो ढूंढना पड़ेगा अब ऊपर जा करके, क्योंकि ये विद्या सब तो करना ही पड़ेगा भाई। तो v की देखो, जैसे x की वैल्यू था 1x + 1 अपॉन x की पावर x, और इसकी वैल्यू क्या था x, और ये उल्टा कर दिया था, अच्छा x पहले और ये पावर में और बाद की ये जो ब्रैकेट वाला विद्या था, तो फाइनली यहाँ तक अगर आप छोड़ दोगे तब आपका आंसर आ गया, ठीक है। और ये ब्रैकेट में क्या लिखना है ये तो मैं बता रखा हूँ, ये ब्रैकेट में ऊपर वाले ही चीज़ को लिख डालना है। तो ये इसलिए मैं टफ क्वेश्चन लिया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ कि कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। अब आते हैं अगले एक्सरसाइज की ओर। अगला एक्सरसाइज 5 पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विधानों 5.6, बहुत ज़्यादा पैरामेट्रिक फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट पूछो मत, इसके तो जितना क्वेश्चन करे कम है, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1, 2,
3, 5, 7, 9 और 11। ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लगाना। और एग्जाम्पल का जो एग्जाम्पल है विद्वानों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल का बहुत जो इंपॉर्टेंट है 31, 32, 31 और 32, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रखा है पेपर में। 31 और 32 तो ये लगा डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक क्वेश्चन पैरामेट्रिक फंक्शन के ऊपर बात किया हूँ, तो एक क्वेश्चन मैं करके ही बताऊँ आपको, तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है ये भी समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही लेता हूँ मैं, बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा। x की वैल्यू क्या है विद्वानों, 2a की पावर 4 ये है। और y की वैल्यू विद्वानों अगर देखा जाए, y की वैल्यू क्या था, a की पावर की पावर 4। देखो पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे निकालते हैं, देखो पैरामेट्रिक फंक्शन बच्चों वाला है। सबसे पहले ये t के रिस्पेक्ट में, देखो इधर क्या है, t है, इधर क्या है, t। तो एक तरफ दोनों का डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t इन बोथ साइड, तो dx अपॉन dt, तो 2a कांस्टेंट और इसका करूंगा तो 4 आगे और t की पावर 3 ये आ गया। अब ऐसे ही डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपॉन dt। देखो t, अब ये हमें कैसे पता चला, जो इधर होगा, जो वेरिएबल होगा, a तो कांस्टेंट है इसमें, ठीक है, वेरिएबल t था, तो a एज इट इज t का करूंगा तो 4 आगे और t की पावर 3 ये आ गया। ये इक्वेशन 1 बोलते हैं और ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 2। विद्वानों पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, अब आपको समझने वाला बातें अब मैं बताऊंगा। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, जब आप इसको इससे डिवाइड, देखो हमें निकालना है, डिवाइड करना है, देखो सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो हमें निकालना है dy अपॉन dx। लेकिन ये कैसे आएगा, देखना ये कैसे आएगा, dy अपॉन dx कैसे आएगा। देखो बड़े ध्यान से देखना, सेकेंड को डिवाइड करो, सेकेंड क्या है, dy अपॉन dx, ये डिवाइड में फर्स्ट, सॉरी डी है ना, जोश में कई बार मैं भी, हाँ। तो देखो अब देखो भाई, ये और ये बराबर है कि नहीं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मन की आंखों से देखो, कैसे मैं दिखाता हूँ। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो ये dt और dt कैंसल आउट हो जाएगा, तो अब ये दोनों बराबर आ गया कि नहीं, dy अपॉन dx, वही लिखा था। तो ये मैं काटना नहीं है, आपको ऐसे लिख देना है, मैं समझाने के लिए ये दोनों बराबर है इसलिए लिखा हूँ। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या था, इसकी वैल्यू था ये 4a की पावर 3 और इसकी वैल्यू dx अपॉन dt की, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो 8a की पावर 3, तो जो कट जाएगा a से a कट गया, 1 जा ये 2 जा, t की पावर 3। तो विद्वानों देखो अगर काटने के बाद क्या आया, dy अपॉन dx, काटने के बाद क्या आया 1/2, दिस इज योर पैरामेट्रिक फंक्शन। इस प्रकार से जब आंसर आता है तो उसी को क्या बोलते हैं विद्वानों, पैरामेट्रिक फंक्शन। तो ये इस प्रकार से आपने पैरामेट्रिक फंक्शन का भी क्वेश्चन लगा डाला, पर मेरे ख्याल से ये गलत ही लगाया आपने, क्या गलती था, 4a की पावर 3, ये यहाँ पे मिस्टेक हमने किया था क्या, क्वेश्चन में तो नहीं मिस्टेक, देखो विद्वानों ये गलती हो गई। ये ऐसे तो हमारा आंसर सही है, पर हमने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया था, यहाँ पे पावर, यहाँ पे 2 था। अगर ये 2 होता, देखो कोई बात नहीं, अगर 2 होता वही 2 क्वेश्चन बन जाएगा और तो कुछ नहीं, तो 2 आगे आता विद्वानों, क्या था 2 आगे, यहाँ पे 2 आगे और ये 1 हो जाता, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्या मिस्टेक थी, एक बार ये इसको मिटा देता हूँ और इसको भी मिटा देता हूँ और इसको भी आंसर मिटा देता हूँ। देखो अब हमारे पास dy अपॉन dx क्या, a 4t की पावर 3 ये था, और ये क्या आया था 2a 2t ये आया था, a से a कट गया 2 और ये 2 जा 4, तो 2 बार से 4 कट गया, और ये t का एक t यहाँ पे और t यहाँ पे, तो t की पावर 2 हो जाएगा। तो जो हमारे पास बचा था वो क्या बचा था, सिर्फ हमारा बचता t की पावर 2,
t की पावर 2, ये बचना चाहिए था। तो क्योंकि पिछले बार हमने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया था, कोई नहीं वो भी सही था, ऐसा नहीं कि हमने गलत सॉल्व किया था, पर क्वेश्चन में हमने पावर 4 लिख दिया था। इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे, कई बार होता है क्वेश्चन में हम लिखना होता है कुछ लिख देते हैं कुछ, तो ऐसे गलत हो जाता है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। अब अगला एक्सरसाइज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट के तो एक्सरसाइज 5.7 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वो मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के जाना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लास्ट के इतने 3 से, और इधर तो विद्वानों देखो, और एक है 12, 14, 15 और 16। ऐसा तो सारा पढ़ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना मैं कम बोलूँ उतना कम समझने की कोशिश नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सरसाइज तो अपने आप में यूँ भी लग रहा है तो बहुत ज़्यादा ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 5.6 कुछ पढ़ो ना पढ़ो, 5.6 और 5.7 तो जरूर पढ़ लेना। ये दोनों एक्सरसाइज चाहे पूरा लगाना हो पूरा लगा देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े मार्क्सों में क्वेश्चन है। तो विद्वानों इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का दी एंड किया है। क्या क्या विद्वानों? दी एंड। तो समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, रिवीजन करवा रहा हूँ, अगर मैं पूरा लिखते मतलब बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो विद्वानों एक चीज़ और, अगर आपको वाकई मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो जरूर शेयर जरूर करें, शेयर, ठीक है। और साथ में कमेंट के अंदर जय हिंद लिखने में क्या जाता है, जय हिंद लिखो और भारत का लोगो डाल दो, ठीक है। ये जो फ्लैग जैसा आता है वो फ्लैग लगाओ, ठीक है, तब ताकि हमें भी जोश मिले। और साथ में सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब अपने साथियों के साथ शेयर करो ताकि सब्सक्राइब भी मिले, ठीक है, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिले। और सब्सक्राइब करना जरूरी क्यों है? रीज़न यही है कि मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो आपके पास जल्दी पहुंच जाए। KLA मैथमेटिक्स, इसमें जो अगला वीडियो आएगा कोई भी, तो आपके पास जल्दी नोटिफिकेशन आए, आप जल्दी देखें और जल्दी आपका रिवीजन हो। तो अब आगे की वीडियो में ऐसे बात करूंगा। अगले एक्सरसाइज अगला इसी से रिलेटेड है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसी से रिलेटेड है, उसमें बात करेंगे। तो चलो मिलते हैं एक नए ऊर्जा और उमंग के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।